रात के ठीक 2 बज रहे थे। घुप अंधेरे से घिरे उस छोटे से कमरे में सिर्फ एक ही चीज़ जगमगा रही थी, आर्यन की 32 इंच की कर्व्ड गेमिंग मॉनिटर स्क्रीन। स्क्रीन की नीली और बैंगनी रोशनी आर्यन के पीले पड़ चुके चेहरे पर पड़ रही थी। कमरे का माहौल किसी कबाखाने से कम नहीं था। एक कोने में ठंडी हो चुकी चाय का आधा भरा कप रखा था, फर्श पर चिप्स के खाली रैपर्स का ढेर था और मेज पर एनर्जी ड्रिंक्स के खाली कैन मीनार की तरह सजे हुए थे। आर्यन 18 साल का एक ऐसा लड़का जिसे देखकर उसके कॉलेज के प्रोफेसर भी अपना सिर पीट लेते थे। पढ़ाई के नाम पर वह क्लास का सबसे बड़ा भोंदू था। ट्रिगोनोमेट्री का नाम सुनते ही उसे चक्कर आने लगते थे। खेल कूद की बात करें तो बास्केटबॉल की गेंद पकड़ना तो दूर, अगर वह 100 मीटर दौड़ भी ले तो उसकी आत्मा शरीर छोड़ने की धमकी देने लगती थी। पतला दुबला शरीर, मानो हड्डियों पर बस चमड़ी लपेट दी गई हो, और आंखों के नीचे इतने गहरे काले घेरे डार्क सर्कल्स जैसे उसने पिछले 3 जन्म से नींद का मुंह न देखा हो। लेकिन इस हार्ड मास की दुनिया से परे एक और दुनिया थी। एक ऐसी दुनिया जहां आर्यन कोई आम लड़का नहीं बल्कि एक अजय योद्धा था। साले बॉस, तू खुद को समझता क्या है? रुक, अभी बताता हूं तुझे। आर्यन बुदबुदाया। उसकी उंगलियां कीबोर्ड और माउस पर किसी तूफानी रफ्तार से चलने लगीं। कट 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 कट, आवाज ऐसी आ रही थी मानो कोई टाइपराइटर पर जंग लड़ रहा हो। आर्यन की आंखें स्क्रीन से हटने का नाम नहीं ले रही थीं। उसकी आंखों में जुनून की लालिमा थी। स्क्रीन पर लिखा था, वर्ल्ड जीरो फ्लो सॉथ अल्टीमेट रेड। वर्ल्ड जीरो दुनिया का सबसे कठिन, सबसे डरावना और सबसे जटिल MMORPG गेम था। इस गेम के फाइनल बॉस को आज तक कोई प्लेयर हरा नहीं पाया था। लेकिन आर्यन इस गेम का खुदा था। गेमिंग में उसका दिमाग किसी सुपरकंप्यूटर से भी तेज चलता था। अबा बेटा, मेरी वॉइड स्ट्राइक खा। आर्यन ने पूरे जोर से स्पेस बार दबाया। बूम, स्क्रीन पर एक जोरदार धमाका हुआ। ड्रैगन के आकार के फाइनल बॉस की हेल्थ बार 0 हो गई। वह भयानक रूप से चीखा और राख में बदल गया। स्क्रीन धीरे धीरे सुनहरी रोशनी से भर गई और एक विशाल स्वर्णिम अक्षरों वाला बैनर लहराया, विक्ट्री, यू आर द किंग ऑफ वर्ल्ड जीरो। यस यस यस। आहा। आर्यन अपनी आधी टूटी हुई रिवॉल्विंग चेयर पर पागलों की तरह कूद पड़ा। अंततः, आखिरकार, पूरे 5 महीने की लगातार मेहनत के बाद मैंने इस गेम को फतह कर ही लिया। अब ये पूरा किंगडम मेरा है। वर्ल्ड जीरो, तू चीज़ तो बड़ी कमाल है भाई। वह अपनी छाती चौड़ी करके ऐसे मुस्कुराया जैसे उसने देश के लिए ओलंपिक गोल्ड जीत लिया हो। तभी अचानक नीचे के कमरे से एक जानी पहचानी कड़क आवाज गूंजी, आर्यन। ओ आर्यन, बेटा जरा नीचे आएगा या वहीं सत्ता रहेगा? रात के 2 बज गए हैं, चुपचाप आके खाना खा ले। कब से उस डिब्बे के आगे चिपका हुआ है? यह उसकी मम्मी की डांट थी। अरे यार, मम्मी भी ना। एकदम क्लाइमैक्स के वक्त आर्यन ने खींचते हुए कमरे के दरवाजे की तरफ मुंह करके चिल्लाया, अभी नहीं मम्मी, बस 2 मिनट, मेरा पेट भरा हुआ है। मैं सो रहा हूँ। सो रहा है या गेम खेल रहा है मुझे सब पता है। सुबह कॉलेज नहीं गया ना तो डंडे से मारूंगी। नीचे से आवाज आए और फिर सन्नाटा छा गया। उफ, कॉलेज का नाम लेके पूरा मूड खराब कर दिया, आर्यन बड़बड़ाया। उसने मॉनिटर पर अपने कैरेक्टर के स्टेट्स को एक आखिरी बार देखा। उसकी आंखों पर थकान का भारीपन छाने लगा था। पिछले 48 घंटों से वह लगातार जाग रहा था। सिर चकराने लगा, पलकें पत्थर की तरह भारी हो गईं। वह कुर्सी पर ही पीछे की तरफ ढह गया, कीबोर्ड पर उसका सिर गिरा और वह पलक झपकते ही गहरी, बेसुध नींद के आगोश में समा गया। रात के लगभग 3 बजे होंगे। कमरे का माहौल अचानक बदलने लगा। फ्लिकर फ्लिकर, कमरे की ट्यूबलाइट अचानक बंद चालू होने लगी। बिजली के तारों में से एक अजीब सी भनभनाहट की आवाज आने लगी। हवा में अचानक कमरे का तापमान गिर गया, इतना ठंडा कि सांस लेते ही मुंह से भाप निकलने लगे। वातावरण में एक अजीब सी महक घुल गई, जैसे ओजोन और जले हुए बारूद का मिश्रण हो। आर्यन की नींद धीरे धीरे टूटने लगी। उफ, यह मम्मी ने क्या इस बड़ी ईमाइंस में सेट कर दिया है? इतनी ठंड क्यों लग रही है? आर्यन ने कुनमुनाते हुए अपनी आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें भारी थीं। और यह कमरे की लाइट कौन जला बुझा रहा है यार? उसने धीरे धीरे अपनी आंखें पूरी खोलीं, लेकिन आंखें खोलते ही जो नज़ारा उसके सामने था उसे देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। कमरे की वो पुरानी पपड़ी उखड़ी हुई छत गायब थी। उसकी जगह पत्थरों से बना एक विशाल, भव्य और बेहद डरावना गुंबद था, जिस पर प्राचीन खूनी लाल रंग के मंत्र उकेरे हुए थे। यह क्या है? आर्यन बड़बड़ाया। उसने लेटे लेटे ही अपना हाथ उठाने की कोशिश की, लेकिन उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर अब हल्का फुल्का नहीं रहा। वह किसी 100 किलो की चट्टान की तरह भारी हो चुका था। मेरी बांह इतनी भारी क्यों लग रही है? आर्यन ने घबराकर अपने दाहिने हाथ को अपनी आंखों के सामने उठाया। अरे मैयारी, यह क्या है? आर्यन की चीख निकल गई, लेकिन जो आवाज़ उसके मुंह से निकली वह उसकी 18 साल की पतली आवाज़ नहीं थी। वह पाताल की गहराइयों से गूंजती हुई 2 भारी लोहे की प्लेटों के टकराने जैसी एक खौफनाक, गंभीर और मेटेलिक गूंज थी।
उसके हाथ पर कोई इंसानी चमड़ी नहीं थी। उसकी उंगलियां, हथेली और कलाई सब काले, चमकदार और बेहद मजबूत धातु से ढके हुए थे। वह साधारण लोहा नहीं था, वह ऑब्सीडियन डार्क मेटल था जिस पर बैंगनी रंग की बारीक नक्काशी की गई थी। ये दस्ताने, मेरे हाथों में दस्ताने किसने पहना दिए? उसने झटके से अपने पैरों को देखा। वहां उसके पतले दुबले पैर गायब थे। उनकी जगह विशाल लोहे के वजनी बूट्स ब्रीव्स थे जो घुटनों तक फैले हुए थे। आर्यन का दिल पागलों की तरह धकने लगा, या कम से कम उसे लगा कि धक रहा है। उसने घबराकर अपने पेट पर हाथ फेरा। वहां उसकी पसलियों की जगह एक ठोस, उकेरी हुई मेटेलिक छाती चेस्ट प्लेट थी, जिसके बीचों बीच एक विशाल, धकता हुआ लाल रूबी जड़ा था। उस रूबी से लाल रंग की रोशनी निकल रही थी, मानो कोई कृत्रिम दिल धक रहा हो। बचाओ, अपहरण, किडनैपिंग, कोई है! आर्यन पागलों की तरह चिल्लाने लगा, अपनी छाती को पीटने लगा। ठंग ठंग, लोहे पर लोहा टकराने की आवाज से पूरा हॉल गूंज उठा। मुझे किस पागल वैज्ञानिक ने पकड़ लिया? मेरा पेट लोहे का क्यों बना दिया? मेरे हाथ पैर कहाँ हैं? मेरी बॉडी कहाँ गई? वह हड़बड़ा कर खड़ा हुआ। भारी आर्मर के वजन से जमीन के संगमरमर में दरारें पड़ गईं। क्रैक! आर्यन ने झटके से अपने आसपास देखा। वह किसी छोटे से कमरे में नहीं था, वह एक विशालकाय महल के बीचों बीच था। चारों तरफ 50 फीट ऊंचे काले संगमरमर के खंभे थे, जिन पर इंसानी खोपड़ियों के आकार के मशालदान लगे थे, और उनसे नीले और लाल रंग की आग की लपटें निकल रही थीं। सामने एक विशाल, खौफनाक स्वर्णिम और काले पत्थरों से बना सिंहासन था। आर्यन की सांसें थम गईं। अगर उसकी सांसें होती तो? उसने चारों तरफ देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ठहरो, ये खंभे, यह नीली आग, ये काले संगमरमर का फर्श, और वो सामने, वो थ्रोन ऑफ द एबिस! आर्यन का दिमाग चकरा गया। उसने अपनी लोहे की उंगलियों से अपना सिर पकड़ लिया। ये तो वर्ल्ड जीरो गेम का फाइनल थ्रोन रूम है। ये 100 TH फ्लो का पैलेस है। अरे नहीं 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 नहीं! आर्यन बेटा, तू पक्का सपना देख रहा है। तूने वो रात को बासी समोसा खाया था ना, उसी का इन्फेक्शन है दिमाग में। उसने खुद से कहा। चलो आर्यन, खुद को चुटकी काटो और जाग जाओ। 3, 2, 1। उसने अपनी लोहे की नुकीली उंगलियों से अपने चेहरे को काटने, चुटकी लेने की कोशिश की। क्लिक! धातु की उंगली उसके चेहरे से टकराए, लेकिन वहां कोई गाल नहीं था, कोई चमड़ी नहीं थी, कोई मांस नहीं था। उंगली सीधे खोखली हड्डियों के ढांचे से टकराई थी। अरे, गाल कहाँ गए? आर्यन ने पागलों की तरह अपने पूरे चेहरे पर हाथ फेरा। नाक गायब, होंठ गायब, कान गायब, सिर्फ एक सूखी, ठंडी और सख्त खोपड़ी स्कल। व्हाट द फैंटम बकवास इज दिस? आर्यन बुरी तरह बिलख पड़ा। मेरी शक्ल, मेरी हैंडसम शक्ल, जो कि वैसे भी नहीं थी, पर फिर भी। मेरी नाक कहाँ गई? तभी उसकी नज़र पास ही रखी एक विशाल, नीले क्रिस्टल की पॉलिशदार ढाल पर पड़ी, जो सजावट के तौर पर दीवार से टंगी थी। आर्यन लंगड़ाते और संभलते हुए ढाल के पास गया और उसमें अपना अक्स देखा। ढाल के क्रिस्टल में जो परछाई दिख रही थी, उसे देखकर आर्यन का बचा कुचा होश भी हवा में उड़ गया। ढाल में कोई 18 साल का चश्मा पहनने वाला आर्यन नहीं खड़ा था। वहां खड़ा था वर्ल्ड जीरो गेम का सबसे खूंखार, सबसे दुर्लभ और सबसे ज्यादा ओवरपावर्ड ऑफ कैरेक्टर, वॉइडबॉर्न रेस का लीजेंडरी स्केलेटन किंग। उसकी खोपड़ी पूरी तरह से चमकीले सफेद पत्थर जैसी हड्डियों की थी। आंख के कोटरों, आई सॉकेट्स के अंदर कोई आंखें नहीं थीं, बल्कि उनके अंदर खूनी लाल रंग की दिव्य नर्क ज्वाला, हेलफायर, तैर रही थी, जो उसके गुस्से और जज्बातों के साथ कम ज्यादा हो रही थी। सिर पर एक भयानक, नुकीला और काले सोने से बना मुकुट, क्राउन ऑफ द वॉइड, सजा था, जिसमें बैंगनी रंग के हीरे जड़े थे। उसका आर्मर, उफ, वह साधारण कवच नहीं था, वह था द एबिसल डार्कनेस आर्मर, एक ऐसा सेट जिसे पाने के लिए आर्यन ने गेम में 200 घंटे ग्राइंडिंग की थी। तारांकन चेस्ट प्लेट, छाती का कवच काले ड्रैगन की स्केल्स चोयट से बना था। बीच में जो हॉट ऑफ द एबिस नाम का रूबी जड़ा था, वह धक रहा था और उससे लाल बैंगनी रंग की आभा निकल रही थी। तारांकन शोल्डर पैड्स, पॉल्ड्रन्स, उसके कंधों पर 2 विशाल ड्रैगन के खोपड़ी वाले पैड लगे थे, जिनके मुंह से हल्की हल्की काली धुंध निकल रही थी। तारांकन केप उसकी पीठ पर लटकती हुई शैडो वेव केप थी। वह कपड़ा नहीं था, वह मानो जम चुकी छाया थी। जब वह हिलता तो केप के किनारों से तड़पती हुई आत्माओं जैसी नीली चिंगारियां निकलती थीं और उस पर प्राचीन भाषा में सुनहरे मंत्र तैर रहे थे। और सबसे डरावनी चीज, उसकी कमर पर लटक रही थी उसकी सबसे पसंदीदा हथियार, द वर्ल्ड ईटर स्वॉर्ड, द वर्ल्ड ईटर स्वॉर्ड। वह 6 फीट लंबी एक विशालकाय बस्टर स्वॉर्ड थी। उसकी धार इतनी तेज थी कि हवा भी उससे कटकर सीटी बजा रही थी। तलवार का ब्लेड काले और सुनहरे रंग का था और उसके बीच में एक बैंगनी रंग की रून लाइन दौड़ रही थी, जिसमें नीली बिजली की कड़कड़ाहट साफ दिखाई दे रही थी। उसका मूठ हिल्ट एक गरुड़ के खुले हुए मुंह जैसा था, जिसकी आंखों में 2 काले मोती चमक रहे थे। आर्यन अपनी इस नई बॉडी को देखता रहा। 10 सेकंड तक महल में सन्नाटा छाया रहा।
मैं कंकाल बन गया, मैं भूत बन गया, मम्मी बचाओ, ये गेम मुझे खा गया। आर्यन चीखते हुए महल में गोल गोल घूमने लगा। उसके भारी बूट्स की आवाज़ पूरे हॉल में गूंज रही थी। धम धम धम। मैं अब खाऊंगा कैसे, चाय कैसे पीऊंगा, चिप्स कहाँ डालूंगा, मुंह तो है पर पेट में तो सिर्फ पसलियां हैं, सब नीचे गिर जाएगा। वह अपनी खोपड़ी को दोनों हाथों से पकड़कर फर्श पर बैठ गया और बच्चों की तरह पैर पटकने लगा। हालांकि एक 8 फीट ऊंचे खौफनाक स्केलेटन किंग को पैर पटकते देखना बेहद अजीब और डरावना लग रहा था। कोष्टक, भगवान जी, मैंने तो बस गेम जीता था, मैंने कोई पाप नहीं किया था। हाँ, कभी कभी मम्मी की बात नहीं सुनता था, पर उसके लिए इतनी बड़ी सजा, मुझे कंकाल बना दिया। लेकिन तभी आर्यन के दिमाग में एक बिजली सी कौंधी। उसकी खोपड़ी के अंदर जल रही लाल आग अचानक थोड़ी शांत हुई और फिर दोगुनी तेज चमकने लगी। उसने अपने लोहे के पंजों को देखा। उसने उंगलियों को भींचा का डाक, हड्डियों और धातु के टकराने की एक शक्तिशाली आवाज आई। उसे अपने पूरे शरीर में एक ऐसी अनियंत्रित, असीम और दिव्य ताकत का एहसास हुआ जैसी उसने अपनी असली जिंदगी में कभी महसूस नहीं की थी। वेट, 1 मिनट रुक, आर्यन बदबदाया। उसकी डरावनी आवाज में अब घबराहट की जगह एक अजीब सी सनक आ रही थी। उसने धीरे धीरे खड़े होकर अपनी कमर पर लटकती विशालकाय वर्ल्ड ईटर सोर्ड की मूठ पर हाथ रखा। जिंगगग, एक झटके में उसने 6 फीट लंबी भारी तलवार को एक हाथ से बाहर खींच लिया। हवा में नीली बिजली का एक धमाका हुआ और पूरे थ्रोन रूम की दीवारें कांप गईं। आर्यन ने तलवार को ऐसे लहराया जैसे वह कोई प्लास्टिक की छड़ी हो। ओह माय गॉड! आर्यन की आंखों की लाल ज्वाला में एक शैतानी चमक आ गई। उसके कंकाल वाले चेहरे पर, जो कि हिल नहीं सकता था लेकिन उसके भाव साफ लग रहे थे, एक महानाटकीय मुस्कान तैर गई। इसका मतलब मैं कोई आम स्केलेटन नहीं बना हूं। मैं अपने गेम का अपना मैक्स लेवल 100 गॉड टियर अवतार बन चुका हूं। आर्यन ने अपनी तलवार को अपने विशाल कंधे पर रखा, अपनी डरावनी केप को एक झटके से पीछे फेंका और बड़े ड्रामेबाज अंदाज में हवा में एक हाथ उठाया। हा 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 मुहाहाहा। उसकी खौफनाक हंसी पूरे महल में गूंजने लगी। दीवार पर बनी मूर्तियां तक कांपने लगीं। अलविदा मेरी घटिया पाए, अलविदा वो बोरिंग ट्रिगोनोमेट्री, अलविदा मेरी सुखी पापा जैसी कमजोर बॉडी और वो चश्मा। अब मुझे कोई बोंडूप नहीं कहेगा, अब मुझे कोई पिटी टीचर दौड़ने को नहीं कहेगा। आर्यन ने हवा में तलवार भांजते हुए एक नौटंकीबाज राजा की तरह पोंछ दिया। मैं आर्यन नहीं, अब से मैं हूँ लॉर्ड वॉइडबॉर्न, इस पूरी दुनिया का अकेला और अजेय राजा। उसने महल के विशाल दरवाजों की तरफ देखा जो बंद थे। दरवाजों के पार एक पूरी नई, अनजान और काल्पनिक दुनिया उसका इंतजार कर रही थी। आर्यन ने अपने आर्मर की चेस्ट प्लेट पर हाथ ठोका, धाम, और अपनी भारी मेटेलिक आवाज में चिल्लाया, तो दोस्तों और दुश्मनों, तैयार हो जाओ, तुम्हारा नया बाप, तुम्हारा नया लॉर्ड आ चुका है। अब देखते हैं इस दुनिया में मेरी इस 6 फीट लंबी तलवार का पहला शिकार कौन बनता है। महाहा हा। अरे हाँ यार, बिल्कुल सही। आर्यन ने अपनी ही खोपड़ी पर हाथ मारते हुए कहा, ठंग। अरे नाम की तो कोई टेंशन ही नहीं है। जब मैंने वर्ल्ड 0 में अपना कैरेक्टर बनाया था तब भी तो अपना असली नाम आयरन ही रखा था, तो नाम बदलने की नौटंकी करने की जरूरत ही क्या है। मैं लॉर्ड आर्यन हूँ, आर्यन ही रहूंगा। आर्यन ने थ्रोन रूम के बीचों बीच खड़े होकर अपनी 6 फीट लंबी तलवार को जमीन में गाड़ दिया। खटाक, संगमरमर का फर्श चटक गया। लेकिन रुक, अगर यह सच में गेम की दुनिया है तो मेरा स्टेटस बोर्ड कहाँ है, मेरी स्किल्स और एबिलिटीज का क्या। आर्यन ने अपनी खोपड़ी को खुजलाया। गेमिंग वेबटून्स और एनीमे में क्या होता है, बंदा हवा में हाथ लहराता है या चिल्लाता है, सिस्टम। आर्यन ने पूरे ड्रामा के साथ अपनी लोहे की बाँह हवा में उठाए और किसी मंत्र की तरह चिल्लाया, सिस्टम प्रकट हो। टिंग, एक हल्की सी डिजिटल घंटी की आवाज गूंजी। हवा में अचानक नीली रोशनी का एक बारीक सा बिंदु चमकने लगा। अगले ही पल वह बिंदु फैलकर एक विशाल, पारदर्शी और चमकदार नीले रंग के होलोग्राफिक पैनल में बदल गया। ओ तेरी की, सच में आ गया। आर्यन की आंखें, यानी उसकी खोपड़ी की लाल लपटें, हैरानी से फटी की फटी रह गईं। उसने लालच में आकर अपनी लोहे की उंगली उस नीली होलोग्राफिक स्क्रीन को छूने के लिए आगे बढ़ाई। जैसे ही उसके मेटेलिक दस्ताने की नोक ने स्क्रीन को छुआ, जर्र, होलोग्राम की सतह पर पानी की बूंदों जैसी तरंगें, रिपल्स उठने लगीं। स्क्रीन से हल्की सी नीली बिजली की चिंगारी निकली और एक मध्यम सी वाइब्रेशन की आवाज आई, हम। अरे बाप रे! झटका लगा। आर्यन ने झटके से अपना हाथ पीछे खींच लिया और बच्चों की तरह उंगली को फूंकने लगा। भले ही उंगली लोहे की थी और उसमें कोई दर्द नहीं हुआ था। अरे वाह भाई, एकदम 4K रेजोल्यूशन वाला असली टच स्क्रीन 3D इंटरफेस है। जरा देखूं तो इसमें क्या क्या लिखा है। स्क्रीन पर चमकदार सफ़ेद अक्षरों में उसका पूरा कच्चा चिट्ठा तैर रहा था। कैरेक्टर स्टेटस पैनल, नेम आयरन द एबिसल लॉर्ड, रेस वॉइडबॉर्न स्केलेटन मोनार्क गॉड टियर, लेवल 100 मैक्स, टाइटल सॉवरन ऑफ वर्ल्ड 0 स्लेयर ऑफ द क्रिम्सन ड्रैगन,
तारांकन हेल्थ HP 9,99,999, 9,99,999। माना MP अनंतता इन्फिनिट वॉइड एनर्जी। एट्रीब्यूट्स स्ट्रेंथ 9,999 ओवरपावर्ड, एजिलिटी 8,500 गॉड स्पीड, इंटेलिजेंस 9,999 एब्सोल्यूट नॉलेज, डिफेंस 10,000 इम्पेनेट्रेबल ऑब्सिडियन बॉडी, अचीवमेंट्स कॉन्करर ऑफ द सॉ TH फ्लो, सोल ओनर ऑफ द वॉइड थ्रोन, मास्टर ऑफ ऑल मैजिक एलिमेंट्स, द अनडेड नाइटमेयर, लेवल 100, मैक्स स्टेटस, अनलिमिटेड माना। आर्यन अपनी जगह पर गोल गोल घूमने लगा और केप को हवा में लहराते हुए नापने लगा। यस, मैं सच में इस दुनिया का भगवान हूँ भाई। अब जरा स्किल्स वाले सेक्शन को देखते हैं। आर्यन ने स्क्रीन के कोने में बने स्किल्स टैब की तरफ अपनी उंगली बढ़ाई। लाओ इसे भी टच करूँ। लेकिन इससे पहले कि उसकी उंगली स्क्रीन तक पहुंचती, उसने बस दिमाग में सोचा, अरे यार स्किल्स खुल जा। जींग, स्क्रीन ने तुरंत उसके दिमाग की बात पढ़ ली। बिना छुए ही स्टेटस वाला पेज हट गया और एक नया विशालकाय पैनल खुला जिसमें सैकड़ों चमकती हुई स्किल्स की लिस्ट नीचे तक फैली हुई थी। अरे भाई साहब, माइंड रीडिंग सिर्फ सोचने से ही खुल गया। आर्यन गदगद हो गया। ये तो मेरे कॉलेज के टच स्क्रीन लैपटॉप से भी 1000 गुना तेज है। अबे जरा मेरी पावर्स तो देखो। आर्यन ने स्क्रीन के सामने आकर अपनी उंगलियां गिनी और जोर जोर से बोलकर अपनी स्किल्स पढ़ने लगा। उसकी आवाज में बच्चों जैसी एक्साइटमेंट और घमंड साफ झलक रहा था। ओहो, कॉम्बैट पावर 88। भाई साहब, तलवारबाजी में तो मैं सामने वाले के गाजर मूली की तरह टुकड़े कर दूंगा। और ये देखो, फायर स्पेल 90। वाह, मतलब अगर मुझे चाय गर्म करनी हो या किसी दुश्मन के किले को भस्म करना हो, बस एक उंगली उठाऊंगा और स्वाहा। वाटर स्पेल 72। चलो भैया है, गर्मी लगेगी तो नहाने के लिए शावर की भी जरूरत नहीं है, सीधे आसमान से बाल्टी भर पानी बरसा दूंगा। आइस स्पेल 65। कूल भाई, एकदम चिल्ड आइसक्रीम या कोल्ड ड्रिंक 0 सेकंड में तैयार। एयर स्पेल 85। हवा के बवंडर उड़ा दूंगा बवंडर। और भाई साहब, ये देखो सबसे जहरीली चीज, लाइटिंग थंडर 98। ओ तेरी, सीधे साक्षात इंद्र देव वाली ताकत। एक बिजली गिराई नहीं कि पूरा शहर स्वाहा। साला कॉलेज का वो घमंडी प्रोफेसर अगर दिख गया ना, तो उसके सिर पर ही बिजली का छोटा सा झटका मारूंगा। आर्यन स्क्रीन को थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करने लगा दिमाग से ही, और उसकी आंखें और चौड़ी हो गईं। रुक, सपोर्ट स्किल्स भी हैं। सेल्फ रीजनरेशन 62। मतलब अगर गलती से मेरा कोई हाथ पैर टूट भी गया तो वो खुद ब खुद वापस जुट जाएगा। वाह रे मेरी लोहे की बॉडी। हीलिंग 56। चलो जी, डॉक्टर बनने का सपना भी पूरा हो गया। जरा सा हाथ फेरा और सारे जख्म गायब। और यह क्या है? नॉन प्लेस टेलीपोर्ट। अरे बाप रे, मतलब मुझे चलकर जाने की भी झंझट नहीं। जिस जगह को एक बार देख लिया, बस पलक झपकाए और सीधे वहां लैंडिंग। बस स्टैंड पर ऑटो का इंतजार करने वाले दिन गए भाई। और अंत में एंटी कर्स मैजिक और कर्स स्पेलिंग। यानी मुझ पर किसी का जादू टोना नहीं चलेगा, लेकिन मैं दूसरों को ऐसा श्राप दे सकता हूं कि वो जन्मों जन्मों तक उल्टे लटके रहेंगे। हा। आर्यन ने दोनों हाथ हवा में उठाए और थ्रोन रूम की छत की तरफ देखकर चिल्लाया, लाइटनिंग थंडर 98, फायर 90, अनलिमिटेड माना और टेलीपोर्टेशन। भाई, अब मुझे इस दुनिया में कौन रोकेगा? अब तो कोई विलेन भी सामने आ जाए तो वो मुझसे भीख मांगेगा। उसने अपने चेस्ट प्लेट पर हाथ मारा और एक ड्रामेबाज हीरो की तरह स्क्रीन को बंद करने का इशारा किया। स्क्रीन टिंक करके गायब हो गई। आर्यन उस विशाल महल के गलियारों में चहलकदमी करने लगा। हर खंभा, हर पत्थर और दीवारों पर बनी खौफनाक नक्काशी, सब कुछ वैसा ही था जैसा उसने गेम में दिन रात देखा था। रुक, अगर यह सच में गेम जैसा ही है तो इसका मतलब वो ग्रैंड हॉल भी यहीं आसपास होना चाहिए। ये सोचते ही आर्यन की चाल में तेजी आ गई। उसके भारी भरकम ऑब्सीडियन आर्मर और लोहे के बूट्स की आवाज पूरे गलियारे में गूंजने लगी। धम धम धम। उसके पीछे उसकी काली केप हवा में लहरा रही थी, जिससे नीली चिंगारियां निकल रही थीं। गलियारे का अंत होते ही उसके सामने दो विशालकाय, लगभग 100 फीट ऊंचे काले सोने से बने नक्काशीदार दरवाजे आए। आर्यन ने बिना झिझके अपने लोहे के पंजों से दरवाजे को धक्का दिया। बूम। दरवाजे खुलते ही सामने का नजारा देखकर आर्यन का दिल, जो कि था नहीं, बाग हो गया। वह महल का सबसे मुख्य और भव्य ग्रैंड थ्रोन हॉल था। एक इतना विशाल हॉल जिसका अंत आंखों से दिखाई नहीं दे रहा था। हॉल की छत इतनी ऊंची थी कि वहां बादल तैरते हुए से लग रहे थे। दोनों तरफ लाल बैंगनी आग से जलती विशाल मशालें थीं, और फर्श पर बिछा था गहरे लाल रंग का मखमली कालीन जो सीधे हॉल के अंत तक जाता था। और उस कालीन के अंत में सीढ़ियों के ऊपर रखी थी द थ्रोन ऑफ द एबिस। वह कोई साधारण कुर्सी नहीं थी, वह काले संगमरमर, डार्क क्रिस्टल्स और असली सोने को पिघलाकर बनाई गई एक विशालकाय शाही गद्दी थी। उसके पीछे दो विशालकाय काले पंखों की आकृति बनी थी।
कुर्सी का हत्था आर्मरेस्ट ड्रैगन के मुंह जैसा था, जिसकी आंखों में लाल माणिक रूबीज चमक रहे थे। वाह भाई वाह, क्या ठाट बाट हैं। आर्यन ने अपनी खोपड़ी वाले सिर पर हाथ फेरा और सीढ़ियों की तरफ कदम बढ़ा दिए। वह सीढ़ियां चक्कर ऊपर पहुंचा, अपनी विशाल वर्ल्ड ईटर सोर्ड को एक झटके में निकालकर सिंहासन के बगल में टिकाया, अपनी शैडो केप को शाही अंदाज में झटका और सीधे उस शाही कुर्सी पर बैठ गया। उसने अपने दायां पैर बाएं पैर पर चाया, एक हाथ को ड्रैगन वाले हत्थे पर रखा और दूसरे हाथ से अपनी खोपड़ी की ठोड़ी को टिकाकर टेक लगा ली। उसकी खोपड़ी के कोटरों में जल रही लाल नर्क ज्वाला हेलफायर और तेज हो गई। एक कंकाल का राजा उस भयानक आर्मर के साथ जब उस सिंहासन पर बैठा तो हॉल का पूरा माहौल किसी परम परमेश्वर के दरबार जैसा खौफनाक और रोबदार हो गया। आहा, क्या गद्दी है भाई, एकदम आरामदायक। आर्यन मन ही मन मुस्कुराया, हालांकि चेहरे पर तो वही खौफनाक कंकाल वाला ढांचा था। तभी आर्यन के खुराफाती दिमाग में एक पुरानी याद ताज़ा हुई। रुक, जहां तक मुझे याद है, वर्ल्ड जीरो गेम में 100th फ्लो के इस किंगडम पर कब्जा करने के बाद इस महल के मुख्य एनपीसीएस और गॉड्स मेरे गुलाम यानी वफादार सेवक बन गए थे ना। तो वो सब कहाँ हैं? आर्यन ने अपनी खोपड़ी खुजलाते हुए सोचा। विशेषकर वो एल्फ लड़की, क्या नाम था उसका? हाँ, कीरा। जैसे ही आर्यन के मुंह से या दिमाग में कीरा नाम गूंजा, जींगग हॉल की हवा में अचानक एक बैंगनी रंग का जादुई बवंडर उठा। हवा में से गुलाब की पत्तियों की तरह काली और गुलाबी रोशनी बिखरी और 1 सेकंड के अंदर हवा को चीरते हुए एक हसीन काया आर्यन के सिंहासन के ठीक सामने घुटनों के बल प्रकट हो गई। मेरे स्वामी, मेरे परम प्रभु लॉर्ड आर्यन। एक शहद जैसी मीठी, सुरीली और बेहद आकर्षक आवाज पूरे थ्रोन हॉल में गूंज उठी। आर्यन का मुंह, जो कि हड्डियों का था, हैरानी से खुला का खुला रह गया। ओ तेरी की, ये तो सीधे हवा से ही प्रकट हो गई। सामने जो लड़की झुकी हुई थी, वह कोई साधारण स्त्री नहीं थी। वह थी कीरा, द रॉयल डार्क एल्फ प्रिंस। उसकी सुंदरता ऐसी थी कि कोई भी देव या दानव अपना होश खो बैठे। उसके लंबे, नुकीले और तीखे एल्फ कान, एल्फ ईयर्स, उसके रेशमी चांदी जैसे सफ़ेद बालों, सिल्वर हेयर के बीच से बाहर निकल रहे थे। उसकी आंखें चमकते हुए नीलम सैफायर्स जैसी नीली और जादुई थीं। उसकी त्वचा दूध की तरह गोरी और बेहद बेदाग थी। और उसका पहनावा, उफ, वह एक योद्धा और एक शाही दासी का अद्भुत मिश्रण था। उसने एक गहरे बैंगनी और काले रंग का टाइट लेदर का आर्मर ड्रेस पहन रखा था, जो उसके बेहद सुडौल, हॉट और आकर्षक फिगर को पूरी तरह से उभार रहा था। उसकी छाती और कमर पर उकेरी गई सोने की महीन कटिंग उसकी खूबसूरती को और बोल्ड बना रही थी। उसके जांघों तक लंबे काले बूट्स थे और कमर पर 2 जादुई खंजर डैगर्स लटके हुए थे। उसमें एक अद्भुत मासूमियत, इनोसेंस भी थी और साथ ही एक जानलेवा आकर्षण, हॉटनेस। कीरा ने अपना सिर नीचे झुका रखा था। उसकी नीली आंखों में आर्यन के लिए अगाध, अटूट और जान देने तक की वफादारी, लॉयल्टी साफ झलक रही थी। वह आर्यन को सिर्फ अपना राजा नहीं, अपना भगवान मानती थी। आपकी सेविका कीरा अपने प्रभु के आदेश का इंतजार कर रही है, कीरा ने अपनी सुरीली आवाज में कहा। उसकी छाती गहरी सांस लेने के कारण हल्की सी ऊपर नीचे हो रही थी। आपके लंबे समय के विश्राम के बाद आपको पुनः अपने सिंहासन पर विराजमान देखकर मेरी आत्मा तृप्त हो गई, मेरे आका। आर्यन अपनी शाही कुर्सी पर बैठा बैठा अंदर ही अंदर पागलों की तरह उछल रहा था। अबे भाई, यह इतनी हॉट और सुंदर एल्फ सच में मेरी गुलाम है। असली दुनिया में तो कोई लड़की मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करती थी, और यहाँ यह अप्सरा मेरे पैरों में झुकी हुई है। वर्ल्ड जीरो गेम, तू सच में महान है। आर्यन ने तुरंत अपने अंदर के 18 साल के घबराए हुए लड़के को दबाया और अपने लॉर्ड आर्यन वाले भयानक अवतार में आया। उसने अपनी गूंजती हुई भारी मेटेलिक आवाज में कहा, उठो कीरा, अपने स्वामी के सामने सिर उठाकर खड़ी हो। आर्यन अपनी शाही कुर्सी पर बैठा बैठा अपनी खोपड़ी की ठोड़ी को टिकाए कीरा को घूर रहा था। कीरा पूरे अदब के साथ सीधी खड़ी हो चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में अपने आका के लिए जो अगाध भक्ति थी, वह साफ झलक रही थी। अबे यार, ये देखने में तो किसी हॉलीवुड हीरोइन से भी 10 गुना ज्यादा सुंदर है, पर ये ताकतवर कितनी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ शोपीस हो, आर्यन ने मन ही मन सोचा। ये सोचते ही आर्यन ने अपने दिमाग में बस इतना विचारा, कीरा का स्टेटस दिखाओ। टिंग, वही चमकती हुई पारदर्शी नीली होलोग्राफिक स्क्रीन कीरा के ठीक बगल में हवा में प्रकट हो गई। आर्यन ने उत्सुकता से उस पर लिखे अक्षरों को पढ़ा। सर्वेंट स्टेटस पैनल, नेम कीरा, रेस हाई डार्क एल्फ, लेवल 74, रोल रॉयल शैडो असैसिन पर्सनल बॉडीगार्ड, कॉम्बैट स्किल्स किलिंग इंटेंट, दुश्मन के दिलों में दहशत पैदा करना, एक्सट्रीम स्पीड, हवा से भी तेज गति, असैसिनेशन मास्टर, चुपके से गला रेतने में माहिर, यूनिक स्किल फ्रीज एनिमी मूवमेंट्स, 15 सेकंड के लिए किसी भी दुश्मन को पूरी तरह से पंगु फ्रीज कर देना, करंट नेचर पर्सनालिटी सीरियस गंभीर। ओहो, लेवल 74। आर्यन मन ही मन सीटी बजा उठा। और 15 सेकंड के लिए दुश्मन को फ्रीज करने की यूनिक स्किल, मतलब ये बंदी सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि जानलेवा तबाही है।
अगर यह किसी के पीछे पड़ गई तो उसकी अर्थी उठना तय है। लेकिन तभी आर्यन की नज़र स्टेटस पैनल की सबसे निचली लाइन पर अटकी, करंट नेचर सीरियस। अरे यार, सीरियस नेचर। आर्यन ने अपनी लोहे की उंगलियां ठोड़ी पर फेरी। इतनी हॉट और सुंदर एल्फ लड़की हर वक्त खड़ूसों की तरह गंभीर चेहरा बनाकर रहेगी तो मजा कैसे आएगा। रुक, क्या ये नेचर वाला ऑप्शन चेंज हो सकता है? आर्यन ने मन ही मन नेचर वाले ऑप्शन पर क्लिक किया। जूप, स्क्रीन पर एक ड्रॉपडाउन लिस्ट खुल गई जिसमें कई तरह के पर्सनैलिटी ऑप्शंस तैरने लगे। स्ट्रिक्ट, क्यूट, यान्डरे, सुंदरे, कोल्ड ब्लडेड, रोमांटिक। आर्यन की खोपड़ी के कोटरों में जल रही खूनी लाल नर्व ज्वाला अचानक पागलों की तरह फफडाने लगी। उसके कंकाल वाले चेहरे पर एक ऐसी घटिया, नीच और ठर की मुस्कान तैर गई जो उसकी हड्डियों से बनी खोपड़ी की वजह से 10 गुना ज्यादा खौफनाक और डरावनी लग रही थी। अगर कोई आम इंसान उस वक्त आर्यन का वो कंकाल वाला चेहरा देख लेता तो डर के मारे वहीं दम तोड़ देता। हा, अरे वाह भाई, गेम डेवलपरों, तुम्हें तो 21 तोपों की सलामी मिलनी चाहिए। आर्यन ने बिना एक सेकंड गनवाए ड्रॉपडाउन लिस्ट में से रोमांटिक वाले ऑप्शन पर उंगली दिमाग से दबा दी। टिंग, नोटिफिकेशन, कीरा एस पर्सनालिटी हैज़ बिन सक्सेसफुली अपडेटेड टू रोमांटिक। जैसे ही स्क्रीन गायब हुई, थ्रोन हॉल का पूरा माहौल ही बदल गया। कीरा, जो अभी तक किसी पत्थर की मूर्ति की तरह गंभीर और सीरियस मुद्रा में खड़ी थी, अचानक थरथराने लगी। उसकी बेदाग, दूध जैसी गोरी रंगत पर धीरे धीरे एक गहरा गुलाबी और लाल रंग छाने लगा। उसकी नीली जादुई आंखें, जो पहले एक कातिल एसासिन की तरह तेज थीं, अब कामुकता, आकर्षण और बेइंतहा मोहब्बत के एहसास से पिघलने लगीं। उसकी छाती तेजी से ऊपर नीचे होने लगी और उसके लंबे, नुकीले एल्फ कान शर्म के मारे हल्के से नीचे झुक गए। मेरे स्वामी। कीरा की आवाज़ अब वो पहले वाली सीरियस नहीं रही थी। वह बेहद लचीली, गहरी और रसिक हो चुकी थी। कीरा ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसके बूट्स की आवाज़ अब किसी खौफनाक योद्धा की नहीं, बल्कि एक दीवानी प्रेमिका की लग रही थी। वह सीढ़ियां चढ़कर सीधे आर्यन के सिंहासन के पास पहुंच गई। कीरा, क्या हुआ? आर्यन अपनी शाही गद्दी पर थोड़ा पीछे खिसका, उसकी खोपड़ी की लाल आंखें फटी की फटी रह गईं। कीरा ने बिना एक पल गनवाए अपने कोमल, गोरे हाथों को आर्यन के भारी, ऑब्सीडियन आर्मर के कंधों पर रख दिया। वह आर्यन की गोद में झुकाए। उसकी रेशमी चांदी जैसी जुल्फें आर्यन के लोहे के चेस्ट प्लेट पर बिखर गईं। मेरे स्वामी, लॉर्ड आर्यन। कीरा की सांसें गर्म थीं, जो आर्यन के हड्डियों वाले चेहरे से टकरा रही थीं। मैं इतने सालों से आपके इस तरह करीब आने का इंतजार कर रही थी। मेरी आत्मा, मेरा शरीर, मेरा सब कुछ सिर्फ आपका है। और इससे पहले कि आर्यन का 18 साल का भोंदू दिमाग कुछ समझ पाता, कीरा ने अपनी आंखें बंद की, अपने रसीले, लाल होंठ आगे बढ़ाए और सीधे आर्यन के सूखे, हड्डियों वाले कंकाल के मुंह स्केलेटन हेड पर अपने होंठ चिपका दिए। मुआ, एक पूरा गहरा, भावुक और रोमांटिक किस। थ्रोन हॉल में मानो सन्नाटा छा गया। आर्यन की आंखें, यानी उसकी खोपड़ी की लाल लपटें सीधे हवा में बाहर निकल आईं। उसकी खोपड़ी का निचला जब्ड हैरानी से नीचे गिर गया। कड़ाक। अबे ये क्या हो गया? आर्यन का दिमाग पूरी तरह से ब्लास्ट हो गया। इसने मुझे किस कर लिया? एक डरावने, बिना चमड़ी वाले कंकाल को। अरे भाई, मुझे तो होंठ भी नहीं हैं। ये किस कहाँ कर रही है? हड्डियों पर। कीरा धीरे धीरे पीछे हटी, उसकी नीली आंखों में प्यार का खुमार चढ़ा हुआ था। वह अपने होठों पर जीभ फेरते हुए बेहद नशीली मुस्कान के साथ आर्यन को देखने लगी। आपकी हड्डियों की यह ठंडक मेरे दिल में आग लगा देती है, मेरे आका। आर्यन सिंहासन पर एकदम कड़ाक होकर जम चुका था। उसकी लोहे की उंगलियां कुर्सी के हत्थे को पागलों की तरह जके हुए थीं। हे भगवान, आर्यन ने मन ही मन अपने माथे हड्डी पर हाथ मारना चाहा। ये रोमांटिक नेचर तो कुछ ज्यादा ही हैवी निकला भाई। असली दुनिया में तो 18 साल में किसी लड़की ने हाथ भी नहीं मिलाया था, और यहाँ एक डार्क एल्फ सुंदरी मेरी हड्डियों को चूम रही है। गेम डेवलपरों, तुम लोग धन्य हो। आर्यन ने अपनी खौफनाक, गूंजती हुई भारी मेटेलिक आवाज को थोड़ा संभालते हुए गले को साफ करने का नाटक किया, हालांकि गला था नहीं हमम। अहम, बहुत बहुत भैया। कीरा, तुमने अपनी वफादारी बहुत अच्छे से साबित की। कीरा शर्म से लाल होती हुई थोड़ा और झुक गई। आपकी एक एक सांस, भले ही आप सांस न लेते हो, मेरे लिए हुक्म है, मेरे प्यारे स्वामी। बताए, आपकी ये दासी अब आपके लिए क्या करे? क्या मैं आपके शाही शयन कक्ष, बेडरूम की व्यवस्था करूं? अरे नहीं, बेडरूम बाद में। आर्यन झटके से सिंहासन से खड़ा हो गया, उसकी शैडो केप हवा में लहरा उठी। अभी हमें अपने इस नए साम्राज्य का जायजा लेना है। हाँ, बाहर की दुनिया देखनी है। आर्यन मन ही मन सोच रहा था, अबे भाई, अगर मैं यहाँ 5 मिनट और रुका तो ये रोमांटिक एल्फ मेरा कंकाल पिघला देगी। आर्यन ने थ्रोन हॉल का माहौल थोड़ा हल्का करने के लिए अपना गला खनखारने का नाटक किया, भले ही वहाँ सिर्फ सूखी हड्डियाँ थीं। कीरा अभी भी अपनी नशीली और आशिकाना नज़रों से उसे ही घूर रही थी। कीरा, आर्यन अपनी भारी मेटेलिक आवाज में बोला, मुझे एक बात बताओ।
हमारे इस साम्राज्य के बाकी मुख्य गार्डियंस और महल के रखवाले कहाँ हैं? आर्यन का सवाल सुनते ही कीरा का चेहरा थोड़ा और गुलाबी हो गया। वह अपने होठों को दबाती हुई मुस्कुराई और बड़े प्यार से आर्यन के सिंहासन से 2 कदम पीछे हटकर खड़ी हो गई। मेरे प्यारे आका, कीरा ने अपनी सुरीली आवाज में कहा, आपके आदेश के अनुसार सभी अपनी अपनी मंजिलों की रखवाली कर रहे हैं। हमारे इस 9 मंजिला विशाल दुर्ग, 8 फ्लोर्स और एक सीक्रेट बेसमेंट के हर तल पर आपका एक से एक वफादार शूरवीर तैनात है। ओहो, तो जरा मुझे भी तो याद दिलाओ कि कौन कहाँ बैठा है। आर्यन ने अपनी शाही केप को संभाला। कीरा ने अपनी उंगलियां हवा में लहराईं और एक एक करके महल के मुख्य रक्षकों का ब्यौरा देने लगी। तारांकन 7th फ्लोर गार्डियन अरविंद द सुप्रीम सॉवरन नाइट स्वामी। 7वीं मंजिल पर हमारे महल के सबसे मुख्य एनर्जी बैरियर कोर की सुरक्षा में खड़े हैं महायोद्धा अरविंद। वह इस साम्राज्य के इकलौते इंसान हैं, लेकिन उनका स्तर लेवल 95 है। काले लोहे का अभेद्य आर्मर, हाथ में 10 फीट लंबी ड्रैगन स्लेयर तलवार और उनकी वफादारी ऐसी कि आपके एक इशारे पर वे पूरे ब्रह्मांड से भिड़ सकते हैं। तारांकन 3 और 4 फ्लोर गार्डियंस माया और साया द डेमी ह्यूमन ट्विंस। 3री और 4थी मंजिल की रखवाली 2 छोटी डेमी ह्यूमन बहनें करती हैं। देखने में वे मासूम और क्यूट छोटी बच्चियां लगती हैं, जिनके सिर पर छोटे छोटे काले सींग और पीछे बिल्ली जैसी प्यारी सी दुम टेल खिलती रहती है। लेकिन आका, उनका लेवल 80 है। जब वे दोनों मिलकर जादू करती हैं तो दुश्मन की रूह कांप जाती है। वे आपकी बहुत बड़ी फैन हैं। तारांकन 1 और 2 फ्लोर गार्डियंस महाकाय विक्रम द टाइटन बीस्ट। शुरुआती 2 मंजिलों पर हमारे महल का सबसे भारी भरकम पहरेदार है विक्रम। वह एक विशालकाय हल्क जैसा दानव है, जिसकी हाइट 15 फीट है और मांसपेशियां लोहे की चट्टानों जैसी। उसका लेवल 85 है और वह सिर्फ आपके हुक्म पर अपनी गदा से पूरे पहाड़ को चूर चूर कर सकता है। बेसमेंट वॉल्ट गार्डियन ड्रैकुला क्रॉन द ब्लड मोनार्क और हमारे सबसे गुप्त तहखाने बेसमेंट की सुरक्षा में तैनात है क्रॉन। वह एक प्राचीन ड्रैकुला वैम्पायर है। लाल आंखें, नुकीले दांत और काला लबादा। उसका काम आपके खजाने और प्राचीन जादुई अवशेषों की रक्षा करना है। तारांकन 5th और 6th फ्लोर गार्डियंस संजना और वज्र द एलिमेंटल्स। 5वीं मंजिल पर संजना आइस मैजिशियन और 6ठी मंजिल पर वज्र थंडर गोलेम तैनात हैं, जो दुश्मनों को पलक झपकते ही बर्फ में जमा देते हैं या बिजली से भस्म कर देते हैं। ये सब सुनकर आर्यन का कंकाल वाला चेहरा गर्व से चौड़ा हो गया। अबे भाई, मेरी आर्मी में तो एक से बकर एक धुरंधर भरे पड़े हैं। एक बंदा तो असली इंसान भी है अरविंद। गेम बनाते वक्त क्या तगड़े तगड़े कैरेक्टर डिजाइन किए थे मैंने। अद्भुत, बहुत बढ़िया कीरा। आर्यन अपनी शाही गद्दी पर सीधे होकर बैठा और अपनी वर्ल्ड ईटर सोर्ड के मूठ पर हाथ रखा। मैं उन सब से एक साथ मिलना चाहता हूँ। कीरा, टेलीपैथिक ब्रॉडकास्ट स्पेल का इस्तेमाल करो और महल के सभी गार्डियंस को तुरंत इसी वक्त ग्रैंड थ्रोन हॉल में उपस्थित होने का हुक्म दो। जो आपकी आज्ञा मेरे सर्वेश्वर। कीरा ने सिर झुकाया और अपनी उंगलियों से हवा में एक बैंगनी जादुई चक्र बनाया। जींगगग। अगले ही पल पूरे थ्रोन हॉल में जादुई ऊर्जा का एक भयंकर सैलाब उमड़ पड़ा। हवा में लाल, नीली, काली और सुनहरी रोशनी के कई जादुई पोर्टल्स फटने लगे। पूरा हॉल शक्तिशाली आभा और रत से थरथराने लगा। सबसे पहले जादुई धुएं से बाहर निकले विक्रम। 15 फीट ऊंचा हरा काला दानव, जिसकी भारी पदचाप से फर्श हिल गया। धाम धाम। उसके बगल में खून की तरह लाल चमगादड़ उड़े और उनमें से प्रकट हुआ क्रॉन ड्रैकुला, अपनी उंगलियों के लंबे नाखूनों को सहलाता हुआ। तभी हवा में 2 छोटी छोटी किकारियां गूंजी। लॉर्ड आर्यन, हम आ गए। 2 छोटी क्यूट डेमी ह्यूमन बहनें माया और साया अपने छोटे छोटे सींगों को चमकाती और पीछे दुम मटकाती हुई खुशी से उछलकर दाखिल हुईं। और सबसे अंत में सुनहरी रोशनी को चीरते हुए एक महायोद्धा बाहर आया। काले और सुनहरे आर्मर में ढका, चेहरे पर एक गंभीर और रोबदार मूंछों वाला शूरवीर अरविंद। महल के सभी शक्तिशाली गार्डियंस आर्यन के विशाल सिंहासन के सामने एक कतार में खड़े हो गए। और फिर एक साथ उन सब ने अपने घुटने फर्श पर टेके। धाम। सब ने अपना सिर नीचा किया और पूरे थ्रोन हॉल को गुंजाते हुए एक भयंकर, शक्तिशाली और गूंजती हुई आवाज में चिल्लाए, प्रणाम हमारे एकमात्र परम प्रभु लॉर्ड आर्यन की जय हो। आपका हुक्म हमारे लिए सिर आंखों पर। आर्यन अपनी शाही गद्दी पर बैठा था। सामने 15 फीट का मॉन्स्टर, खौफनाक ड्रैकुला, क्यूट डेमी ह्यूमन बच्चियां और लेवल 95 का सबसे ताकतवर नाइट। सब के सब उसके एक इशारे पर अपनी जान देने के लिए झुके हुए थे। आर्यन, जो असलियत में 18 साल का एक भोंदू स्टूडेंट था, का दिल खुशी और घमंड से 1000 की स्पीड से धकने लगा। उसकी खोपड़ी की लाल लपटें एक राजा की शान से दमकने लगीं। अबे भाई, क्या गॉड लेवल फीलिंग है ये। लाइफ हो तो ऐसी। आर्यन ने मन ही मन सीटी बजाए, अपनी केप को झटका और भारी मेटेलिक आवाज में बोला, उठो मेरे जांबाजों, आज से इस नई दुनिया में तुम्हारे लॉर्ड आर्यन का नया युग शुरू होता है। ग्रैंड थ्रोन हॉल में छाया सन्नाटा किसी भी पल फटने वाले तूफान का एहसास करा रहा था।
विशालकाय काले संगमरमर के खंभों पर जलती लाल और बैंगनी मशालों की रोशनी उन सभी रक्षकों के आर्मर और आकृतियों पर पड़ रही थी जो अपने स्वामी के सामने घुटनों के बल झुके हुए थे। आर्यन अपनी शाही गद्दी थ्रोन ऑफ द एबिस पर शाही अंदाज में बैठा था। उसकी खोपड़ी के कोटरों में जलती खूनी लाल नर ज्वाला बेहद शांत पर गहरी लग रही थी। उसने अपनी लोहे की दस्ताने से ढकी ठुड्डी पर उंगलियां टिकाईं और एक एक करके अपने इन महायोद्धाओं को निहारने लगा। चलो आर्यन बेटा, जरा ये तो देखो कि तुम्हारी इस पलटन में कौन कितना पानी पानी करता है। उसने मन ही मन सोचा और दिमाग से ही अपना सिस्टम एनालाइजर चालू कर दिया। सबसे पहले उसकी नज़र उस 15 फीट ऊंचे हरिकाली मांसपेशियों वाले दानव पर पड़ी जो जमीन पर झुकने के बाद भी किसी छोटी पहाड़ी जैसा लग रहा था। टिंग! आर्यन के सामने हवा में नीली होलोग्राफिक स्क्रीन तैरने लगी। रक्षक ब्यौरा, विक्रमादित्य द टाइटन बीस्ट, तारांकन लेवल 88, तारांकन प्रजाति एंशिएंट बीस्ट हल्क, तारांकन कौशल माउंटन क्रशर, अपनी विशाल गदा से एक वार में पूरी पहाड़ी को धूल बना देना, इम्पेनेरेबल हाइट, किसी भी सामान्य हथियार या जादू का असर न होना और रैम्पेज बरसिक, गुस्से में आने पर ताकत का 200% बढ़ जाना। अरे बाप रे, लेवल 88 का ये हरा भरा पहाड़, इसके एक मुक्के से तो असली दुनिया का पूरा कॉलाज जमींदोज हो जाए। आर्यन मन ही मन उछल पड़ा। फिर उसकी आंखें उस ड्रैकुला पर टिकी जो काले और सुर्ख लाल लबादे में लिपटा हुआ अपनी लंबी पीली उंगलियों के नुकीले नाखूनों को सहला रहा था। उसकी आंखें सुर्ख खूनी थीं और मुंह से बाहर झांकते 2 खौफनाक दांत। टिंग! रक्षक ब्यौरा, क्रॉन द ब्लड मोनार्क, तारांकन लेवल 91, तारांकन प्रजाति ओरिजिनल वैम्पायर, तारांकन कौशल ब्लड मैनिपुलेशन, दुश्मन के शरीर का खून सुखाकर खुद को हील करना, शैडो स्टेल्थ, परछाइयों में गायब होकर कहीं भी प्रकट होना और नाइटमारे समनिंग, हजारों खूनी चमगादड़ों का तूफान पैदा करना। वाह, लेवल 91 का असली वैम्पायर। हॉलीवुड वाले तो इसे देखकर ही पैंट गीली कर लें। आर्यन ने मन ही मन सीटी बजाए। तभी उसकी नज़र उन 2 छोटी बहनों पर गई, माया और साया। देखने में वे 10-12 साल की मासूम बच्चियां लग रही थीं। उनके सिर पर छोटे छोटे घुमावदार काले सींग थे, पीछे बिल्ली जैसी रेशमी दुम मटक रही थी और आंखों में शराफत का नाटक। टिंग! रक्षक ब्यौरा, माया और साया द एलिमेंटल ट्विंस, तारांकन लेवल 85, संयुक्त लेवल, तारांकन प्रजाति हाई डेमी ह्यूमन, तारांकन कौशल ट्विन फ्यूजन मैजिक, दोनों मिलकर आग और पानी का विनाशकारी तूफान बनाती हैं। इल्यूजन वर्ल्ड, दुश्मन के दिमाग में ऐसा भ्रम पैदा करना कि वह खुद अपनी गर्दन काट ले और क्यूट ट्रैप, मासूमियत का नाटक करके पलक झपकते ही पेट फाड़ देना। ओ तेरी, मासूमियत के पीछे इतना बड़ा खतरा, इनसे तो बच के ही रहना पड़ेगा। आर्यन का कंकाल वाला मुंह थोड़ा और चौड़ा हुआ। फिर उसकी नज़र रुकी 5वीं और 6ठी मंजिल के रक्षकों पर, बर्फ की देवी जैसी दिखने वाली संजना लेवल 87, जो पलक झपकते ही पूरे महाद्वीप को जमा दे, और बिजली से धधकते 12 फीट ऊंचे पत्थर के दैत्य वज्र पर लेवल 89, जो इंद्रधनुषी आकाशीय बिजली को हाथों में थाम सकता था। और अंत में उसकी आंखें उस शराफत और रोब से भरे इंसान पर रुकीं जो पूरे दरबार में इकलौता मानव था। काले और सुनहरे आर्मर में ढका, कमर पर 10 फीट लंबी ड्रैगन स्लेयर तलवार बांधे, चेहरे पर कड़क मूछें और आंखों में ऐसी निष्ठा जो किसी देवता के लिए भी दुर्लभ हो। टिंग! रक्षक ब्यौरा, अरविंद द सुप्रीम सोवेरियन नाइट, तारांकन लेवल 96, आर्यन के लेवल 100 के बाद सबसे उच्चतम स्तर। कोष्टक, तारांकन प्रजाति ह्यूमन एलिफेंट गॉड ब्लास्ट, तारांकन कौशल ड्रैगन क्लीव, एक ही वार में अंतरिक्ष की हवा को चीर देना, एब्सोल्यूट डोमेन, अपने आसपास 500 मीटर के दायरे में दुश्मन के हर जादू को शून्य कर देना, और अल्टीमेट विल पावर, मरने की कगार पर पहुंचने के बाद भी 100 गुना ताकत से लड़ना। अरे भाई साहब, लेवल 96, बस 4 लेवल कम है मुझसे। आर्यन का दिमाग चकरा गया। यह अरविंद तो असली हीरो मटीरियल निकला यार। आर्यन ने सभी की स्किल्स और लेवल्स का जायजा ले लिया था। अब उसके अंदर का 18 साल का प्रो गेमर पागलों की तरह छटपटा रहा था। वह ये देखना चाहता था कि उसकी इस नई वॉइड बॉर्न कंकाल वाली बॉडी में सच में लेवल 100 का दम है या वह सिर्फ एक शो पीस है। आर्यन झटके से अपने सिंहासन से खड़ा हुआ। उसकी 6 फीट लंबी वर्ल्ड ईटर सोड म्यान से बाहर निकली जिंगगग। पूरे थ्रोन हॉल की दीवारें कांप उठीं। नीली और बैंगनी बिजली के शोले हवा में लपके। आर्यन ने भारी गूंजती हुई मेटेलिक आवाज में कहा, मेरे शूरवीरों, मैंने तुम्हारी वफादारी देख ली, लेकिन अब मैं अपनी और तुम्हारी ताकत का सही जायजा लेना चाहता हूँ। मेरा हुक्म है, तुम सब एक साथ मिलकर मुझ पर हमला करो। सन्नाटा छा गया। अरविंद, क्रॉन, विक्रमादित्य, संजना, वज्र और यहाँ तक कि छोटी माया साया के चेहरे पर भी एक भयानक खौफनाक पर शैतानी मुस्कान तैर गई। उन सभी की आंखें चमकने लगीं। ये वही चीज़ थी जिसका वे सदियों से इंतजार कर रहे थे, अपने सर्वशक्तिमान स्वामी की असीम ताकत का नज़ारा देखना और उनके सामने अपनी जान की बाजी लगाना। लेकिन तभी एक जोरदार नौटंकी शुरू हो गई। अरे नहीं, मेरे प्यारे रसीले खूबसूरत आका,
कीरा, जिसका नेचर आर्यन ने अभी अभी बदलकर रोमांटिक किया था, चीखते हुए आगे भागी। उसने सीधे आर्यन के भारी चेस्ट प्लेट को पकड़ लिया और अपने लाल पड़ चुके चेहरे के साथ रोने का नाटक करने लगी। आप इन जंगली जानवरों के साथ क्यों लड़ रहे हैं? अगर आपके एक भी हड्डी पर खरोंच आ गई तो मेरी नाजुक आत्मा कैसे सहेगी? आप बस मेरी गोद में सिर रख कर सो जाए, मैं इन सबको अकेले मार गिराऊंगी। कीरा की इस नौटंकी से पूरे हॉल के रक्षकों का मूड खराब हो गया। हटो पीछे, छिपकली कहीं की, विक्रमादित्य अपनी भारी आवाज में गरजा। कीरा, स्वामी ने युद्ध का आह्वान किया है, अपनी यह प्रेमिका वाली नौटंकी बंद करो। अरविंद ने कड़क आवाज में अपनी विशाल तलवार खींचते हुए कहा। आर्यन ने अपनी लोहे की उंगली से अपनी खोपड़ी का माथा ठोंका। अबे यार, ये रोमांस का भूत कुछ ज्यादा ही चढ़ गया है इस पर। कीरा, पीछे हटो, यह मेरा हुक्म है, आर्यन ने गरज कर कहा। कीरा ने अपनी नीली आंखों में बनावटी आंसू लाते हुए अपने रसीले होंठ चबाए। जो आपकी आज्ञा मेरे निष्ठुर स्वामी। पर याद रखिएगा, अगर आपकी खोपड़ी पर जरा सा भी निशान पड़ा तो मैं इन सबको कच्चा चबा जाऊंगी। वह बुदबुदाती हुई पीछे हट गई। तो फिर तैयार हो जाओ, आर्यन ने अपनी तलवार हवा में लहराए। आक्रमण, अरविंद ने हुंकार भरी। बूम, एक ही पल में पूरा थ्रोन हॉल नर्क के मैदान में बदल गया। सबसे पहले 15 फीट का विक्रमादित्य अपनी विशालकाय गदा लेकर आर्यन की तरफ दौड़ा। फर्श के संगमरमर के चिद्दे उठ गए। धाम धाम, माउंटन क्रशर, उसने पूरे जोर से गदा आर्यन के सिर पर दे मारी। आर्यन अपनी जगह से हिला तक नहीं, उसने बस अपनी बाएं हाथ का दस्ताना आगे बाया। कड़ाक, आर्यन ने उस पहाड़ जैसी गदा को सिर्फ अपनी 2 उंगलियों से हवा में ही रोक लिया। गदा का आघात शॉकवेव बनकर चारों तरफ फैला, लेकिन आर्यन के हाथ की हड्डी टस से मज नहीं हुई। क्या? विक्रमादित्य की आंखें बाहर निकल आईं। मेरी बारी। आर्यन की खोपड़ी की लाल आंखें चमकीं। एयर स्पेल साइक्लोन ब्लास्ट। हवा का एक विशाल बवंडर आर्यन के हाथ से निकला और 15 फीट के दानव विक्रमादित्य को किसी सूखे पत्ते की तरह उड़ाकर सीधे 100 फीट दूर दीवार से दे मारा। धाम, तभी हवा में सन्नाटा छाया और परछाइयों के बीच से क्रॉन ड्रैकुला प्रकट हुआ। उसने अपनी उंगलियां आर्यन की गर्दन की तरफ बढ़ाईं। ब्लड क्लॉ, स्पीड चेक करो चमगादड़, आर्यन ने मन ही मन सोचा। टेलीपोर्ट, जींग, आर्यन पलक झपकते ही क्रॉन के ठीक पीछे प्रकट हो गया। वॉट? क्रॉन घबराया। आर्यन ने एक जोरदार लात क्रॉन की पीठ पर मारी। बूम, वैम्पायर हवा में 3 चक्कर काटता हुआ फर्श पर घिसटता चला गया। माया, साया, अभी, संजना ने चिल्लाकर अपनी जादुई छड़ी हवा में उठाए। ट्विन इल्यूजन, हेल्फायर आइस स्पेल। माया और साया ने हाथ मिलाकर एक साथ मंत्र पढ़ा। एक तरफ से बर्फ की 50 फीट ऊंची दीवारें और दूसरी तरफ से काले ड्रैगन की आग आर्यन को घेरने लगी। पूरा हॉल आधा जम गया और आधा भस्म होने लगा। अच्छा, मैजिक खेलोगे? आर्यन का 18 साल का खुराफाती दिमाग चरम पर था। जरा मेरा कलेक्शन तो देखो। आइस स्पेल एब्सोल्यूट जीरो। आर्यन ने जमीन पर पैर पटका। नीली बर्फ की एक ऐसी तरंग निकली जिसने माया, साया और संजना तीनों के जादू को हवा में ही जमाकर चकनाचूर कर दिया। क्रैश, तीनों लड़कियां जमीन पर आ गिरी, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अब सिर्फ तुम बचे हो, अरविंद, आर्यन ने अपनी तलवार को घुमाते हुए कहा। अरविंद के चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान आई। उसने अपनी 10 फीट लंबी ड्रैगन स्लेयर तलवार को दोनों हाथों से पका। उसकी पूरी बॉडी से सुनहरी दिव्य रोशनी निकलने लगी। लेवल 96 का असली दम। स्वामी, मेरी सबसे शक्तिशाली तकनीक संभालिए। ड्रैगन क्लीव, हेवन स्प्लिटर। अरविंद हवा में 30 फीट ऊंचा उछला। उसकी तलवार से एक विशाल सुनहरे ड्रैगन की आकृति निकली जो पूरे महल को फाड़ देने के लिए तैयार थी। वह वार सीधे आर्यन की खोपड़ी पर आ रहा था। आर्यन की खोपड़ी के अंदर जलती लाल आग अचानक नीली बिजली में बदल गई। उसने अपनी वर्ल्ड ईटर सोर्ड को पीछे खींचा और मुस्कुराया कंकला की शैली में। आओ अरविंद, देखूं तो सही तुम्हारा लेवल 96। लाइटनिंग थंडर 98, गॉड ऑफ थंडर ब्लास्ट। कड़ाक बूम, आर्यन की तलवार से एक इतनी विशाल, इतनी भयानक नीली बिजली का तूफान निकला कि थ्रोन हॉल का पूरा गुंबद चमक उठा। आर्यन का बिजली का प्रहार सीधे अरविंद के सुनहरे ड्रैगन से टकराया। ढाका, पूरे थ्रोन हॉल में ऐसा विस्फोट हुआ मानो कोई छोटा परमाणु बम फटने वाला हो। धुएं और बिजली के शोले चारों तरफ फैल गए। जब धुआं धीरे धीरे छटा, तभी का नज़ारा देखने लायक था। अरविंद की 10 फीट लंबी तलवार के 2 टुकड़े हो चुके थे और वह जमीन पर घुटनों के बल बैठा, हाँप रहा था। विक्रमादित्य दीवार में धंसा हुआ था, क्रॉन का लबादा फटा हुआ था, माया और साया की दुम बेजान होकर जमीन पर पड़ी थी और वज्र के पत्थर के शरीर में दरारें आ चुकी थीं। और उन सब के बीचों बीच आर्यन खड़ा था, बिना किसी खरोंच के। उसकी शैडो केप हवा में वैसे ही लहरा रही थी। उसकी तलवार से हल्की हल्की नीली बिजली की चिंगारियां निकल रही थीं और उसकी खोपड़ी की आंखें एक विजेता की तरह चमक रही थीं। अकेले आर्यन ने अपने सभी लेजेंडरी गार्डियंस को महज 3 मिनट में घुटनों पर ला दिया था। अद्भुत, अकल्पनीय। अरविंद ने हाँफते हुए अपना सिर झुकाया। प्रभु, आपकी ताकत का कोई सानी नहीं है।
हम सब मिलकर भी आपके एक हाथ की बराबरी नहीं कर सकते। लॉर्ड आर्यन की जय हो। हमारे परमेश्वर की जय हो। सभी रक्षकों ने एक साथ जमीन पर सिर टेक दिए। कीरा, जो दूर खड़ी यह सब देख रही थी, अपनी छाती पर हाथ रखकर आर्यन की तरफ ऐसे भागी मानो कोई दीवानी अपने नायक की तरफ भागती है। उसने आर्यन के लोहे के हाथ को चूमा। मेरे स्वामी, आप इतने बेरहम और इतने शक्तिशाली हैं। मेरी आत्मा आपके इस रौद्र रूप को देखकर कांप रही है। मुझे अभी के अभी गले लगा लीजिए। आर्यन ने अपनी तलवार म्यान में डाली। जिंग। वह अंदर ही अंदर 1000 की स्पीड से नाच रहा था। अबे भाई, क्या तगड़ी फाइट थी। लेवल 100 का मजा ही अलग है भाई। साला पूरा हॉल तबाह कर दिया मैंने और मुझे जरा सी थकान भी नहीं हुई। आर्यन ने अपनी गूंजती हुई भारी मेटेलिक आवाज में नौटंकी करते हुए अपना हाथ हवा में उठाया। उठो मेरे योद्धाओं, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम मेरे रक्षक बनने के लायक हो। अब ये महल तो बहुत छोटा लग रहा है। अब वक्त आ गया है इस साम्राज्य की सीमाओं से बाहर निकलने का और इस पूरी अनजान दुनिया को बताने का कि उनका नया लॉर्ड आर्यन आ चुका है। जो आपकी आज्ञा हमारे स्वामी। पूरे थ्रोन हॉल में रक्षकों का हुंकार गूंज उठा और आर्यन अपनी इस नई जिंदगी के पहले सबसे बड़े कारनामे के लिए तैयार हो गया। थ्रोन हॉल में चारों तरफ लड़ाई के बाद का धुआं और ऊर्जा का असर अभी भी तैर रहा था। काले संगमरमर के फर्श पर बिखरी दरारें इस बात की गवाह थीं कि अभी अभी यहाँ एक अभूतपूर्व शक्ति का प्रदर्शन हुआ था। आर्यन ने अपनी वर्ल्ड ईटर सोर्ड को म्यान में वापस उतारा। जिंग। उसने एक नज़र अपने सभी गार्डियंस पर डाली जो अभी भी जमीन पर घुटने टेके हाँफते हुए लेकिन अगाध श्रद्धा से उसे देख रहे थे। बहुत भैया, तुम सब ने अपनी क्षमता साबित कर दी है, आर्यन ने अपनी भारी गूंजती हुई मेटेलिक आवाज में कहा। अब तुम सब वापस अपनी अपनी मंजिलों पर जाओ और सुरक्षा का कड़ा पहरा लगाओ। जो आपकी आज्ञा हमारे परम प्रभु। अरविंद, क्रॉन, विक्रमादित्य, संजना, वज्र और दोनों छोटी बहनें मायासाया, सब ने एक साथ सिर झुकाया और अपने अपने जादुई पोर्टल से वापस अपनी ड्यूटी पर गायब हो गए। लेकिन एक बंदा या कहें बंदी अपनी जगह से हटी तक नहीं। कीरा, वह अपनी नीली नशीली आंखों में बेइंतहा मोहब्बत और रोमांस का खुमार लिए अपनी रेशमी चांदी जैसी जुल्फों को सहेजती हुई आर्यन के सिंहासन के ठीक बगल में चिपकी खड़ी थी। आर्यन ने अपनी खोपड़ी वाले सिर को घुमाया और उसे देखा। अबे यार, यह हेल्फ लड़की तो चिपकू गोंद बन चुकी है। इसका रोमांटिक नेचर कुछ ज्यादा ही एक्टिव मोड पर चल रहा है। ओह कीरा, आर्यन ने अपनी खोपड़ी खुजलाई। ठंग, तुम वापस अपनी जगह क्यों नहीं गईं? कीरा ने अपनी छाती पर हाथ रखा और बेहद लजीली मुस्कान के साथ आर्यन की तरफ थोड़ा और झुक गई। मेरे स्वामी, क्या एक वफादार दासी का हक नहीं बनता कि वह अपने प्यारे आका की छाया बनकर उनके साथ रहे? वैसे भी आपके बिना मेरी इन नीली आंखों का कोई वजूद नहीं है। अरे अरे, ठीक है, रुक जाओ, भावुक मत हो। आर्यन ने तुरंत अपने लोहे के दस्ताने वाला हाथ हवा में उठाया। अबे भाई, असली दुनिया में तो कोई घास नहीं डालती थी, यहाँ ये डायलॉग मार मार के मेरा कंकाल पिघला देगी। गले को साफ करने का नाटक करते हुए आर्यन ने बात का रुख मोड़ा। अच्छा कीरा, मुझे ये बताओ कि हमारे साम्राज्य के क्या हाल चाल हैं। जरा मुझे यहाँ की स्थिति का ब्यौरा दो। ये सुनते ही कीरा का चेहरा खुशी से खिल उठा। उसके लंबे नुकीले एल्फ कान खुशी के मारे हल्के से ऊपर की ओर फफदाए। आह, मेरे बुद्धिमान आका, कीरा ने खुशी से तालियां बजाईं। आप हमेशा अपने राज्य और प्रजा की चिंता करते हैं। सुनिए स्वामी, हमारे इस महान साम्राज्य का नाम शंकरपुर राज्य शंकरपुर किंगडम है। शंकरपुर। आर्यन मन ही मन चौंक गया। अबे ये कैसा इंडियन फैंटेसी नाम है? अच्छा हाँ, गेम के हिंदी पैच में यही नाम था। कीरा ने हाथ के इशारे से समझाना शुरू किया। हमारे शंकरपुर राज्य में विविधता है मेरे आका। यहाँ मेरे जैसी सुंदर एल्फ प्रजा, शक्तिशाली ऑर्क्स, मासूम डेमी ह्यूमन इंसान और ढेरों प्राचीन प्रजातियाँ पूरी शांति और मेलजोल के साथ रहती हैं। वे सब आपको अपना भगवान मानती हैं, क्योंकि आपने यहाँ के पिछले अत्याचारी और क्रूर लॉर्ड को हराकर इस शंकरपुर राज्य की गद्दी पर अपना कब्जा किया है। कीरा की बातें सुनते ही आर्यन की खोपड़ी के अंदर की लाल लपटें धीमी पईं। उसके दिमाग में पुरानी यादें ताज़ा होने लगीं। अरे हाँ, मुझे याद आया। आर्यन ने मन ही मन अपनी गेमिंग मेमोरी खंगाली। जब मैं 100 TH फ्लो पर पहुंचा था तो मैंने शंकरपुर के उस बॉस लॉर्ड को हराकर ही तो ये टाइटल जीता था। गेम में तो स्क्रीन पर विक्ट्री लिखा आ गया था और मुझे लगा था कि गेम खत्म हो गया। लेकिन रुक, कीरा आगे बोलती रही। उसकी आवाज में गंभीरता और मिठास का मेल था। और स्वामी, हमारे पड़ोसी राज्य का नाम है रत्नपुर किंगडम। रत्नपुर। आर्यन ने अपनी खोपड़ी झुकाए। हाँ प्रभु, कीरा ने बताया। रत्नपुर का लॉर्ड है वोल्मोट। वह प्रजाति से एक सागर जल दानव सी क्रीचर है। ताकत के मामले में वह आपके सामने तिनके के बराबर भी नहीं है। उसका लेवल बहुत साधारण है। लेकिन रत्नपुर राज्य बहुत ही ज्यादा धनवान, समृद्ध और व्यापारिक रूप से मजबूत राज्य है। वहाँ सोने चांदी और जादुई रत्नों की नदियाँ बहती हैं।
कीरा ने आगे कहा, इसी वजह से शंकरपुर के पिछले लॉर्ड ने अपने शासनकाल में रत्नपुर के लॉर्ड वोल्मोट के साथ एक बहुत बड़ी शांति व व्यापार संधि पीस ट्रीटी की थी। भले ही अब आपने उस पिछले लॉर्ड की गर्दन काटकर इस राज्य पर कब्जा कर लिया है और हमारे महान लॉर्ड बन गए हैं, पर वह पुरानी संधि अभी भी जारी है। रत्नपुर से हर महीने हमारे लिए भारी कर टैक्स और रसद आती है। आर्यन ये सब सुनकर पूरी तरह सन ब्लैंक रह गया। उसकी खोपड़ी के कोटरों में जल रही लाल नर्व ज्वाला झटके से फफडाए। व्हाट द? आर्यन का दिमाग पूरी तरह सनक गया। रत्नपुर, लॉर्ड वोल्मोट, ये सब क्या है भाई? मैंने तो वर्ल्ड ज़ीरो गेम में शंकरपुर का बॉस हरा दिया था, जिसके बाद मुझे लगा था कि गेम पूरी तरह खत्म हो गया। मुझे लगा था शंकरपुर का लॉर्ड बनते ही स्टोरी का एंड हो जाता है। आर्यन ने अपनी लोहे की उंगलियों से अपनी खोपड़ी का माथा पका कर डाक। अबे साला, इसका मतलब गेम खत्म नहीं हुआ था। इसका मतलब शंकरपुर के आगे भी पूरा का पूरा वर्ल्ड मैप खुला हुआ है। ये तो किसी विशाल गेम का सिर्फ चैप्टर 1 था। इसके आगे भी कई आर्क्स, कई राज्य और ढेरों विलेन बचे हुए हैं। हे भगवान, मैं किस महाविशाल गेमिंग वर्ल्ड में आकर फंस गया हूँ। आर्यन की इस घबराहट से अनजान कीरा उसे बड़े प्यार से निहार रही थी। स्वामी, क्या आप किसी गहरे विचार में हैं? क्या मैं आपकी खोपड़ी पर मालिश कर दूं? अरे नहीं नहीं, कोई मालिश नहीं। आर्यन ने हड़बड़ाकर अपनी शैडो केप को झटका। उसने तुरंत अपने 18 साल के घबराए हुए रूप को दबाया और वापस लॉर्ड आर्यन की खौफनाक मेटेलिक आवाज में नौटंकी शुरू की। हम बहुत बढ़िया जानकारी दी कीरा। वोल्मोट और रत्नपुर का मामला हम बाद में देखेंगे। आर्यन सिंहासन से उठ खड़ा हुआ। उसकी 6 फीट लंबी वर्ल्ड ईटर सोर्ड उसके कंधे पर टिकी थी। बहुत हो गया महल के अंदर का सन्नाटा। आर्यन की खोपड़ी की लाल आंखें एक नई उमंग से चमक उठीं। कीरा, तैयार हो जाओ, आज हम अपने इस शंकरपुर राज्य की गलियों में निकलेंगे। मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूं कि मेरी प्रजा कैसी है और इस नए साम्राज्य का नज़ारा कैसा दिखता है। कीरा ने खुशी से अपने हाथ जोड़े। उसकी नीली आंखें चमक उठीं। जो आपकी आज्ञा मेरे प्यारे आका। आपकी दासी आपके साथ चलने के लिए पूरी तरह समर्पित है। तो चलो फिर। आर्यन ने अपनी केप को हवा में लहराया और महल के मुख्य दरवाजे की तरफ शाही अंदाज में कदम बढ़ा दिए। क्या, बाहर घूमने? कीरा की नीली आंखें खुशी से इतनी चौड़ी हो गईं मानो उसने पूरी दुनिया का खजाना देख लिया हो। उसके लंबे, नुकीले एल्फ कान खुशी से ऊपर नीचे फफडाने लगे और चेहरे पर एक गहरा, रसिक लाल रंग छा गया। हे भगवान, मेरे स्वामी मुझे बाहर ले जा रहे हैं। कीरा का मन ही मन रोमांटिक पर्सनैलिटी वाला दिमाग 100 की स्पीड से दौड़ने लगा। ये तो एक डेट है। स्वामी मुझे अपने साथ अकेले डेट पर ले जा रहे हैं। मेरी किस्मत बदल गई। आर्यन ने अपने लोहे से ढके दस्ताने वाला भारी हाथ आगे बढ़ाया और सीधे कीरा का कोमल गोरा हाथ थाम लिया। जैसे ही आर्यन की लोहे की उंगलियां कीरा के हाथ से छुईं, कीरा का दिल पागलों की तरह धड़कने लगा। उसके मन में तो मानो खुशियों के लड्डू फूटने लगे। उसकी आंखें पिघलने लगीं और वह आर्यन के कंकाल वाले कंधे पर सिर टिकाने ही वाली थी कि नो प्लेस टेलीपोर्ट। आर्यन ने मन ही मन अपनी स्किल का इस्तेमाल किया। जींगगग, एक पल में दोनों थ्रोन हॉल से गायब हुए और अगले ही सेकंड महल के सबसे निचले गुप्त तहखाने वॉल्ट रूम में प्रकट हो गए। कीरा ने आंखें खोली तो देखा कि वे महल के बाहर किसी रोमांटिक बाग में नहीं, बल्कि पत्थरों की ठंडी दीवारों और ढेरों चमकते हुए प्राचीन खजानों के बीच खड़े हैं। अरे, ये तो खजाना कक्ष है। कीरा का रोमांटिक सपना एक सेकंड में चकनाचूर हो गया, पर वह आर्यन का हाथ पके मुस्कुराती रही। सामने अंधेरे से निकलकर तहखाने का रक्षक ड्रैकुला क्रॉन सामने आया। उसका लंबा काला लबादा हवा में लहरा रहा था। उसने तुरंत आर्यन के सामने घुटने टेके। प्रणाम मेरे प्रभु। खजाना कक्ष में आपका स्वागत है। आपकी इस तुच्छ सेवक को क्या सेवा है? आर्यन ने अपने 18 साल के प्रो गेमर वाले अंदाज में कहा। क्रॉन, मुझे वो आर्टिफैक्ट चाहिए। क्या नाम था उसका? हाँ, मायावी मास्क ऑफ इल्यूजन। अभी लाया स्वामी। क्रॉन ने तुरंत हवा में हाथ लहराया और एक सुनहरी तिजोरी से एक बारीक, चमकीला और पारदर्शी नकाब मास्क निकालकर आर्यन को सौंप दिया। आर्यन ने उस आर्टिफैक्ट को अपने हाथ में लिया और उसका स्टेटस चेक किया। आर्टिफैक्ट, मायावी मास्क, तारांकन प्रभाव। इसे पहनते ही उपयोगकर्ता अपनी पसंद का कोई भी इंसान या रूप धारण कर सकता है। तारांकन सीमा, ये रूप केवल 3 घंटे तक रहेगा। इसके बाद मास्क को दोबारा इस्तेमाल करने से पहले 15 मिनट का रेस्ट कूल डाउन पीरियड चाहिए होगा। अरे वाह भाई, एकदम परफेक्ट चीज़। आर्यन मन ही मन उछल पड़ा। आखिर 8 फीट ऊंचे कंकाल राजा को देखकर तो पूरी प्रजा डर के मारे भाग जाएगी। आम लोगों के बीच जाने के लिए तो इंसान बनना ही पड़ेगा। आर्यन ने उस पारदर्शी मायावी मास्क को अपनी सूखे पत्थरों जैसी खोपड़ी पर लगा लिया। जूम, मास्क से एक सुनहरी और बैंगनी रोशनी निकली, जिसने आर्यन के पूरे 8 फीट के कंकाल शरीर को घेर लिया। उसका भारी ऑब्सीडियन आर्मर, उसकी खोपड़ी, उसकी लाल नर ज्वाला,
सब धीरे धीरे एक साधारण इंसान की आकृति में बदलने लगे। रोशनी छटी और सामने खड़े क्रॉन और कीरा की आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां अब कोई खौफनाक कंकाल राजा नहीं था। वहां खड़ा था एक 18-19 साल का बेहद हैंडसम, अट्रैक्टिव और डैशिंग नौजवान। काले, रेशमी और थोड़े बिखरे हुए बाल, गहरी भूरी आंखें, तीखी नाक, एकदम परफेक्ट जॉलाइन और एक शानदार सुडौल शरीर। आर्यन ने अपने चश्मे और काले घेरों वाली पुरानी शक्ल को भूलकर एक सुपरमॉडल जैसा चेहरा चुना था। आर्यन ने अपनी बाहों को देखा। ओह भाई साहब, क्या हैंडसम बॉडी है, स्किन एकदम स्मूथ। कीरा तो उसे देखकर पूरी तरह होश खो बैठी। उसकी नीली आंखें आर्यन के नए चेहरे पर टिक गईं और उसके मुंह से लार टपकने वाली नौटंकी शुरू हो गई। अब मेरे स्वामी, आप तो किसी देवदूत से भी ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। मेरी आत्मा फिर से तड़पने लगी है। अरे शांत हो जाओ। आर्यन ने तुरंत अपनी हैंडसम आवाज, जो अब भारी मेटेलिक नहीं रही थी, में कहा। आर्यन ने तुरंत अपने और कीरा के शाही कपड़ों को बदलकर शंकरपुर राज्य के आम नागरिकों जैसे साधारण पर सुंदर सूती कपड़े पहना दिए। आर्यन ने एक साधारण जैकेट और जीन्स जैसा फैंटेसी कुर्ता पहना, जबकि कीरा ने एक सिंपल पर ग्रेसफुल एल्फ ड्रेस। तैयार कीरा? आर्यन ने मुस्कुराते हुए पूछा। आपके साथ तो नरक में भी जाने को तैयार हूं मेरे प्यारे स्वामी। कीरा ने तुरंत उसका हाथ थाम लिया। चलो फिर, नो प्लेस टेलीपोर्ट शंकरपुर मार्केट। जींग। एक झटके में दोनों महल के जादू से बाहर निकले और सीधे शंकरपुर राज्य के सबसे बड़े और चहल पहल भरे बाजार के बीचों बीच जा पहुंचे। शंकरपुर राज्य की राजधानी महाकांति के सबसे बड़े मुख्य बाजार में जैसे ही दोनों टेलीपोर्ट होकर पहुंचे, आर्यन की आंखें फटी की फटी रह गईं। गेम की 2D और 3D पिक्सल स्क्रीन पर जो शहर उसने दर्जनों बार देखा था, आज वह उसकी आंखों के ठीक सामने सांस ले रहा था। सड़कें चमकीले सफ़ेद पत्थरों से बनी थीं, जिनके दोनों ओर लकड़ी और रंग बिरंगे पत्थरों के 2-3 मंजिला सुंदर घर बने थे। हवा में ताज़ा सिकती रोटियों, जड़ी बूटियों की मसालों वाली खुशबू, भुने हुए मांस और जादुई फूलों की महक घुली हुई थी। चारों तरफ एक अजीब ही चहल पहल थी। अबे तेरी, ये तो एकदम रियल है। आर्यन की आंखें फटी रह गईं। वह छोटे बच्चे की तरह गोल गोल घूमकर सब देखने लगा। स्क्रीन पर तो सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक बजता था, यहाँ तो सच में जमीन की सरसराहट, दुकानों की चहक और हवा की ठंडक महसूस हो रही है। बाजार में हर तरह की प्रजातियां घूम रही थीं। 6-7 फीट लंबे, हरे रंग की त्वचा वाले विशालकाय ऑर्क्स अपने भारी हथियार कंधों पर लादे हंस रहे थे। लंबी और चमकीली जुल्फों वाली खूबसूरत एल्फ महिलाएं जादुई क्रिस्टल बेच रही थीं। छोटे कद के ड्वार्फ्स अपनी लंबी दाढ़ी सहलाते हुए शराब के मटकों के सौदे कर रहे थे। मेरे स्वामी, क्या आपको ये बाजार पसंद आया? कीरा ने आर्यन के हाथ को थोड़ा और कसकर पकते हुए बेहद प्यार से पूछा। वह आर्यन के इस नए हैंडसम रूप को देखकर बार बार अपनी नजरें झुका रही थी। आह, स्वामी का यह नया रूप कितना आकर्षक है। ऐसा लग रहा है मानो हम दोनों किसी सपनों की दुनिया में हाथ डाले डेट पर निकले हैं। पसंद? अरे भाई, ये तो गजब है। आर्यन अपनी एक्साइटमेंट को संभाल नहीं पा रहा था। तभी उसकी नज़र सड़क किनारे लगी एक बड़ी सी भट्टी पर पड़ी, जहां जादुई मसालों से रसीले लेग पीस सेके जा रहे थे। अबे, असली खाना! आर्यन पागलों की तरह उस दुकान की तरफ भागा। उसने पिछले कई महीनों से सिर्फ गेम खेलते हुए सूखे चिप्स और ठंडी चाय पी थी। उसने तुरंत दुकान वाले को सोने का एक सिक्का दिया और बड़ा सा मांस का टुकड़ा ले लिया। गप! आर्यन ने जैसे ही पहला निवाला खाया, उसके मुंह में रसों का धमाका हो गया। ओह माय गॉड भाई, यह क्या चीज़ है? ये तो कॉलेज की कैंटीन के घटिया समोसे से 100 गुना बेहतर है। वह खाते खाते नाचने लगा। कीरा उसकी इस मासूमियत और बचकानी हरकत को देखकर मन ही मन गदगद हो रही थी। उसने अपनी रेशमी रुमाल से आर्यन के होंठों पर लगा मसाला पोंछा। आराम से खाए स्वामी। अगर आपको पसंद है तो मैं इस पूरे बाजार को ही आपके लिए खरीद लूँ। अरे नहीं, खरीदने की जरूरत नहीं है। आर्यन हंस पड़ा। वे दोनों आगे बढ़े। रास्ते में एक बड़े से चौक पर कुछ बंजारे ढोलक और जादुई बांसुरी बजा रहे थे। हवा में गुलाबी रंग के जादुई पटाखे फूट रहे थे और ऑर्क्स तथा एल्फ्स मिलकर एक दूसरे के हाथ पकड़कर नाच रहे थे। पास ही शराबखाने टैवर्न से लकड़ी के बड़े बड़े मग टकराने की आवाजें आ रही थी। चीयर्स! आर्यन इस रंग बिरंगी दुनिया के उत्साह में पूरी तरह डूब चुका था। गेमिंग रूम में बंद रहने वाले भोंदू आर्यन, जरा देख, इसे कहते हैं असली जिंदगी, उसने मन ही मन सोचा। लेकिन तभी एक अड़चन आ गई। चौक के एक कोने में एक बेहद खूबसूरत फॉक्स गर्ल बैठी थी। उसके सिर पर लोमड़ी के मुलायम नारंगी कान थे और पीठ पर लहराती हुई एक घनी, फ्री पूंछ। जैसे ही उसकी नज़र भीड़ में खड़े आर्यन के तीखे, हैंडसम और डैशिंग चेहरे पर पड़ी, उसकी आंखें चमक उठीं। वह लोमड़ी जैसी मटकती चाल से आर्यन के पास आए। उसने अपने लंबे कातिलाना नाखूनों से अपनी रेशमी जुल्फों को पीछे किया और आर्यन की छाती के बेहद करीब आकर अपनी आंखें मटकाते हुए बोली, ओहो, इतने खूबसूरत नौजवान को इस शहर में पहले कभी नहीं देखा। हाय, तुम्हारी यह भूरी आंखें तो सीधे दिल पर वार कर रही हैं।
फॉक्स गर्ल ने अपनी आवाज़ को मखमली बनाते हुए आर्यन के गाल को हल्के से छूने की कोशिश की। क्या इरादा है हैंडसम? क्या इस अनजान शहर में एक प्यासी लोमड़ी को अपना साथी बनाओगे? आर्यन का दिमाग पूरी तरह से ब्लैंक हो गया। अबे ये क्या हो गया? आर्यन अंदर ही अंदर पागलों की तरह घबरा गया। असली दुनिया में तो लड़कियों ने कभी हाय तक नहीं बोला, और यहाँ एक असली फॉक्स गर्ल सीधे मुंह पर फ्लर्ट कर रही है। हे भगवान, क्या जवाब दूं? आर्यन की घबराहट एक तरफ थी, लेकिन उसके ठीक बगल में खड़ी कीरा का रिएक्शन देखने लायक था। जब कीरा का चेहरा, जो अभी तक प्यार और रोमांस से गुलाबी हो रहा था, एक सेकंड में खौफनाक हद तक डरावना हो गया। उसकी नीली जादुई आंखें ठंडी पड़ गईं और उनके अंदर हत्या की खतरनाक चमक आ गई। उसकी असैसिनेशन और किलिंग इंटेंट वाली स्किल्स अपने आप एक्टिवेट होने लगीं। पूरे चौक का तापमान अचानक 10 डिग्री नीचे गिर गया। हवा में गुलाबों की महक गायब होकर खून की महक आने लगी। कीरा ने अपनी कमर पर लटके जादुई खंजर डैगर्स की मूठ पर हाथ रख लिया। वह उस फॉक्स गर्ल को घूरते हुए एक एक शब्द चबाकर बोली, तुच्छ लोमड़ी, अगर तेरी गंदी उंगलियों ने मेरे स्वामी के चेहरे को छूने की हिम्मत भी की ना, तो मैं तेरी इस पूंछ की एक एक खाल उधेड़ कर तेरी गर्दन तेरे हाथ में थमा दूंगी। कीरा की उस जानलेवा आभा औरत को देखकर फॉक्स गर्ल के रोंगटे खड़े हो गए। लोमड़ी के कान मारे डर के सीधे पीछे छुप गए और पूंछ टांगों के बीच में दब गई। माफ करना। फॉक्स गर्ल चीखती हुई हवा की रफ्तार से पीछे भागी और पलक झपकते ही भीड़ में गायब हो गई। आर्यन ने अपना सूखा गला खनखारा। अबे तेरी ये रोमांटिक नेचर वाली कीरा तो एक सेकंड में वापस एसासिन बन जाती है। कीरा तुरंत आर्यन की तरफ मुड़ी। उसकी खौफनाक आंखें फिर से मासूमियत और प्यार से भर गईं। उसने आर्यन की बांह को अपने दोनों हाथों से पागलों की तरह जकड़ लिया, अपनी छाती से चिपकाते हुए लजीली आवाज में बोली, स्वामी, आप इतने सुंदर क्यों हैं? इस चुड़ैल लोमड़ी की हिम्मत कैसे हुई मेरे आका की तरफ नजर उठाने की? अब से आप सिर्फ मेरी तरफ देखेंगे, समझे आप? आर्यन का 18 साल का मासूम दिमाग इस फंसे हुए माहौल और रोमांस के डबल अटैक से बुरी तरह हिल चुका था, लेकिन साथ ही उसके अंदर एक अलग ही लेवल की एक्साइटमेंट और मजा दौड़ रहा था। अरे हाँ, बिल्कुल कीरा। आर्यन ने हंसते हुए अपना सिर खुजलाया। चलो अब जरा वो शराब खाने की तरफ चलते हैं, देखना तो पड़े कि इस फैंटेसी वर्ल्ड की बियर कैसी होती है। आर्यन ने कीरा का हाथ कसकर थामा और हंसते हुए शंकरपुर की चहल पहल भरी गलियों में आगे बढ़ गया, अपनी इस नई और रोमांचक जिंदगी के मजे लेने के लिए। शंकरपुर की चहल पहल भरी सड़कों पर चलते हुए आर्यन ने अचानक अपने कदम रोके। उसने घूमकर कीरा की तरफ देखा और थोड़ा गंभीर लहजा अपनाते हुए बोला, कीरा सुनो, तुम्हें अपनी इस हत्यारी सनक पर थोड़ा काबू पाना होगा। तुम बात बात पर अपनी खंजर निकालकर किसी की भी गर्दन काटने नहीं भाग सकती। हम यहाँ बिना किसी को पता चले बाजार घूमने आए हैं, कोई हंगामा खड़ा करने नहीं। आर्यन की यह हल्की सी डांट सुनते ही कीरा का सारा रोमांटिक बुखार एक झटके में उतर गया। उसके लंबे नुकीले एल्फ कान बिल्कुल नीचे झुक गए। उसकी नीली जादुई आंखों में मायूसी छा गई और वह बच्चों की तरह अपनी रेशमी उंगलियों को आपस में मरोड़ने लगी। माफ कर दीजिए मेरे प्यारे आका, कीरा ने नजरें झुकाकर बेहद अपराधबोध से कहा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आपके साथ होने की खुशी में मैं अपना आपा खो बैठी थी। क्या आप मुझसे बहुत ज्यादा नाराज हैं? उसका उतरा हुआ मासूम और लजीला चेहरा देखकर आर्यन का 18 साल वाला दिल पिघल गया। उसने हंसते हुए अपने नए हैंडसम रूप में कीरा के कंधों पर हाथ रखा। अरे पगली, मैं नाराज नहीं हूं, बस थोड़ा संभल कर रहो, ठीक है? आर्यन का ये दिलासा मिलते ही कीरा का चेहरा पल भर में वापस खिल उठा। उसकी आंखों में प्यार के हजारों जुगनू एक साथ चमकने लगे और उसने मन ही मन सोचा, आह, स्वामी कितने दयालु हैं, डांटने के बाद कितने प्यार से मनाते भी हैं। तभी चौराहे के मुहाने पर अचानक चीख पुकार मच गई। बचाओ, कोई तो बचाओ! भीड़ में भगदड़ मच गई। लोग इधर उधर हटने लगे। दो इंसान बदहवास हालत में लखड़ाते और हाँफते हुए भागते आ रहे थे। उनके शरीर पर किसी भयानक जानवर के पंजे और दांतों के इतने गहरे घाव थे कि उनका पूरा सूती लिबास खून से लथपथ था। उनकी सांसें उखड़ रही थीं। आर्यन और कीरा तुरंत आगे बढ़कर उनके पास पहुंचे। कीरा ने एक तेज नज़र उन घावों पर डाली और ठंडी विश्लेषणात्मक आवाज में बोली, स्वामी, यह जरूर किसी खूंखार जंगली जानवर का काम है, और इनके पहनावे को देखकर साफ लग रहा है कि यह एडवेंचरर्स हैं। एडवेंचरर्स मतलब? आर्यन ने उत्सुकता से पूछा। कीरा ने समझाना शुरू किया, स्वामी, ये साधारण नश्वर मॉर्टल्स लोग हैं। इनका पावर लेवल हमसे कई 100 गुना नीचे है। जब भी शहर पर कोई जंगली बीस्ट या राक्षसों का खतरा आता है तो अपनी सुरक्षा और रोजी रोटी के लिए इनाम लोगों ने अलग अलग गिल्ड्स बनाए हैं। आर्यन ने भौहें सिकोड़ी। क्या गिल्ड्स? लेकिन इस शहर का पिछला लॉर्ड इनकी रक्षा क्यों नहीं करता था? कीरा के चेहरे पर घृणा की रेखाएं उभर आईं। लॉर्ड आर्यन, आपको तो याद ही होगा ना, पिछला लॉर्ड एक ऑक्स था। ये सुनते ही आर्यन के दिमाग की बत्ती जली।
गेम के आखिर में सॉटी हेच फ्लो पर उसने जिस खौफनाक बॉस की बलि चढ़ाई थी, वह सच में एक ऑक्स, सुअर और इंसान का क्रूर हाइब्रिड दानव था। कीरा आगे बोली, वह नीच ऑक्स सिर्फ अपनी ही प्रजाति के सुअर दानवों को सुरक्षा और शाही सुविधाएं देता था। बाकी इंसानों और एल्फ्स को उसने मरने के लिए छोड़ रखा था। इसी वजह से यहाँ के लोगों को मजबूरी में खुद गिल्ड्स बनाने पड़े ताकि वे मिलकर शहर की रक्षा भी कर सकें और कमा भी सकें। अच्छा, तो यहाँ कुल कितने गिल्ड्स हैं? आर्यन ने पूछा। मुख्य रूप से जंगली बीस्ट्स को मारने और लोगों की मदद करने के लिए एडवेंचरर गिल्ड बना है, जहाँ योद्धाओं को पैसों के बदले खतरनाक मिशन मिलते हैं। इससे पहले कि कीरा अपनी बात पूरी करती, वे दोनों घायल एडवेंचरर्स आर्यन के ठीक कदमों में आकर ढह गए। कोई हमें बचाओ, हमें किसी तरह डॉक्टरों या हीलर्स के पास पहुंचा दो, एक घायल बिलखते हुए चीखा। कीरा ने घबराए हुए लहजे में कहा, तो बाजार में चिल्लाने से क्या होगा? सीधे हीलर्स गिल्ड जाओ ना। ये सुनते ही दोनों घायलों के चेहरे पर खौफ और बेबसी छा गई। दूसरा घायल कराहते हुए बोला, नहीं, हमारे पास हीलर्स गिल्ड की भारी फीस देने के लिए एक भी सोने का सिक्का नहीं है। हम तो पैसे कमाने के लिए ही जंगल में वो खतरनाक मिशन करने गए थे, पर बीस्ट ने हमारे साथियों को मार दिया। हीलर्स बिना पैसों के हमें छुएंगे भी नहीं। आर्यन का खून खोल उठा। साले, बंदे की जान जा रही है और हीलर्स को सिर्फ पैसों की पड़ी है। बातें बाद में, पहले इनकी जान बचाते हैं। आर्यन ने तुरंत कदम आगे बढ़ाया। उसने अपने हैंडसम इंसान वाले रूप में ही अपनी उंगलियां हवा में उठाईं और मन ही मन अपनी शक्तिशाली सपोर्ट स्किल का इस्तेमाल किया, हीलिंग स्पेल डिवाइन ग्लो। जूम। आर्यन के हाथों से एक पवित्र, सुनहरी और जादुई रोशनी निकली और दोनों घायलों के पूरे शरीर पर फैल गई। पलक झपकते ही उनके गहरे घाव भरने लगे, कटी हुई त्वचा आपस में जुड़ गई और बहता हुआ खून गायब हो गया। महज 5 सेकंड में दोनों एडवेंचरर्स ऐसे खड़े हो गए मानो वे कभी जख्मी ही न हुए हों। दोनों एडवेंचरर्स पागलों की तरह अपने शरीर को छूने लगे। यह क्या? हमारा दर्द कहाँ गया? वे तुरंत आर्यन के आगे हाथ जोड़ने लगे और घबराते हुए बोले, महान हीलर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पर हमारे पास आपको देने के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। मेहरबानी करके हमें मारिएगा मत। आर्यन हंसा और अपनी सादगी भरे अंदाज में बोला, मुझे तुमसे एक भी पैसा नहीं चाहिए। जाओ, अपने घर जाओ और आराम करो। दोनों एडवेंचरर्स की आंखों में आंसू आ गए। वे बार बार आर्यन के आगे सिर झुकाते हुए भीड़ में चले गए। आसपास खड़ी जनता सन रह गई थी। इस शंकरपुर शहर में हीलर्स का मतलब था घमंडी, लालची और बिना पैसों के मुंह न देखने वाले राक्षस। लेकिन उनके सामने खड़ा ये बेहद खूबसूरत नौजवान बिना एक भी पैसा लिए इतने बड़े घाव चुटकी में चीख कर रहा था। अचानक बाजार में ताली बजने की आवाज आई और देखते ही देखते पूरी भीड़ पागलों की तरह तालियां बजाने लगी। वाह, कितना महान इंसान है, इतना खूबसूरत और इतना दयालु। आर्यन ने शर्म से अपनी गर्दन खुजलाई और कीरा का हाथ पकड़कर जल्दी से भीड़ से थोड़ा आगे निकल गया। आगे बढ़ते हुए आर्यन ने पूछा, कीरा, ये हीलर्स गिल्ड वाले कुछ ज्यादा ही हवा में नहीं उड़ रहे? इन्हें किस बात का घमंड है? कीरा ने ठंडी सांस भरी। स्वामी, वे लोगों की लाचारी और परिस्थिति का पूरा फायदा उठाते हैं। शहर में जादू से इलाज करने वाले मैजिशियन बहुत कम हैं, इसलिए वे अपनी मनमानी फीस वसूलते हैं। हम सुधारना पड़ेगा इन्हें भी, आर्यन ने मन ही मन सोचा। फिर उसने पूछा, अच्छा, और कौन कौन से गिल्ड्स हैं इस शहर में? कीरा ने उंगलियों पर गिनाना शुरू किया। पहला एडवेंचरर गिल्ड, दूसरा ये लालची हीलर्स गिल्ड, तीसरा है मर्चेंट गिल्ड जो मुख्य रूप से एक विशाल बाजार जैसा है और पूरे व्यापार को कंट्रोल करता है, और चौथा है बीस्ट टेमर्स गिल्ड, वहाँ के लोग खतरनाक जंगली बीस्ट्स को अपने जादू से काबू में करते हैं और उन्हें पालते हैं। आर्यन कीरा की बातें ध्यान से सुनता हुआ आगे बढ़ ही रहा था कि कीरा ने सड़क के सामने बने एक विशाल पत्थरों के भव्य किले की तरफ इशारा किया। किले के दरवाजे पर 2 विशालकाय तलवारों का चिन्ह बना हुआ था। कीरा ने चमकती आंखों से कहा, स्वामी, वो देखिए, वही है एडवेंचरर गिल्ड की मुख्य इमारत। आर्यन और कीरा ने एडवेंचरर गिल्ड की विशाल पत्थरों वाली इमारत के भारी भरकम दरवाजों को पार किया। अंदर कदम रखते ही माहौल एकदम जीवंत और हलचल भरा था। गिल्ड का अंदरूनी हिस्सा एक बहुत बड़े भव्य हॉल जैसा था, जहां लकड़ी की गोल मेजें और कुर्सियां लगी थीं। हवा में भुने हुए मांस, कड़क मदिरा और आर्मर के पॉलिश की गंध घुली हुई थी। चारों तरफ एक से बढ़कर एक योद्धा फाइटर्स मौजूद थे। किसी की पीठ पर 6 फीट लंबी ढाल और भारी भाला था, तो किसी की कमर पर 2 धारदार तलवारें। कुछ रहस्यमयी जादूगरनियां लंबी लंबी टोपियां और जादुई छड़ें स्टेव्स थामे कोने में बैठी थीं, तो कुछ कड़क पहनावे वाली लड़कियां हाथों में चमड़े की चाबुक लिए अपने साथी योद्धाओं से हंस हंस कर बातें कर रही थीं। पूरा हॉल योद्धाओं के जोश से भरा हुआ था। जैसे ही आर्यन और कीरा ने हॉल के बीचों बीच कदम रखा, अचानक बातचीत की आवाजें धीमी होने लगीं। आर्यन का वह नया मायावी रूप इतना ज्यादा अट्रैक्टिव और डैशिंग था कि हॉल में बैठी लड़कियां और महिला योद्धा उस पर फिदा होकर उसे एकटक घूरने लगीं। वहीं दूसरी
तरफ लड़कों की नज़रें कीरा की अकल्पनीय खूबसूरती पर टिक गईं। लेकिन जैसे ही किसी लड़के ने कीरा को ज़्यादा घूरने की कोशिश की, कीरा के अंदर छिपे लेवल 74 के एहसासन का एक भयानक अनदेखा दबाव और हवा में तैर गया। उस अजनबी खौफनाक एहसास से योद्धाओं की रूह कांप गई और उन्हें घबराकर तुरंत अपनी नज़रें दूसरी तरफ फेरनी पईं। आर्यन मंद मंद मुस्कुराता हुआ सीधे मुख्य काउंटर की ओर बढ़ा। काउंटर के पीछे एक बेहद सुंदर और हॉट डेमी ह्यूमन लड़की बैठी थी। उसके सिर पर मुलायम लोमड़ी जैसे कान थे जो हल्के हल्की हलचल कर रहे थे, और उसकी गहरी भूरी आंखें किसी को भी अपनी तरफ खींच लें। उसकी सुडौल काया और प्यारी सी मुस्कान गिल्ड की रौनक बढ़ा रही थी। आर्यन को सामने देखकर वह लड़की थोड़ा शर्माए और अपनी सुरीली आवाज में बोली, स्वागत है सर। क्या आप एडवेंचरर्स के लिए कोई नया मिशन देने आए हैं? आर्यन ने बड़े कूल अंदाज में काउंटर पर टेक लगाई। नहीं, मैं एडवेंचरर्स गिल्ड को ज्वाइन करना चाहता हूँ। काउंटर गर्ल की आंखें खुशी से चमकी। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है। आपकी खासियत क्या है सर? आप किस क्लास में आते हैं? मैं एक हीलर हूँ, आर्यन ने सादगी से कहा। क्या? ये सुनते ही काउंटर गर्ल का मुंह खुला का खुला रह गया। इतना ही नहीं, आसपास कान लगाकर सुन रहे दर्जनों एडवेंचरर्स के चेहरे का रंग उठ गया और उनके मुंह पर एक भद्दा सा सन्नाटा छा गया। एक हीलर होकर हीलर्स गिल्ड के बजाय यहाँ आना? घबराते हुए काउंटर गर्ल बोली। अरे सर, पर आपको तो हीलर्स गिल्ड जाना चाहिए ना। यहाँ तो सिर्फ लेने वाले योद्धा आते हैं। क्यों, क्या यहाँ किसी हीलर के जुड़ने पर मनाही है? आर्यन ने भौहें उठाईं। लड़की समझ गई कि यह हैंडसम नौजवान अपनी जिद पर अड़ा है। उसने थोड़ा संभल कर धीरे से कहा, नियम के हिसाब से तो कोई मनाही नहीं है सर, पर अगर आप हीलर्स गिल्ड को छोड़कर यहाँ मेंबर बने तो हीलर्स गिल्ड वाले इसे अपनी तौहीन मानेंगे और आपको टारगेट कर सकते हैं। आर्यन के चेहरे पर एक बेफिक्र शैतानी मुस्कान आ गई। उसकी चिंता तुम मत करो, मुझ पर हमला करना इतना आसान नहीं है। लड़की आर्यन के इस आत्मविश्वास और अंदाज को देखकर मुस्कुरा उठी। ठीक है सर, मेरा नाम एमा है, मैं यहाँ के सारे मिशन और रजिस्ट्रेशन देखती हूँ। आप ये फॉर्म भर दीजिए। आर्यन ने झटपट फॉर्म भरा। तभी कीरा आगे आए और बोली, मुझे भी इस गिल्ड में शामिल होना है। एम्मा ने पूछा, क्या आप भी हीलर हैं? बिल्कुल नहीं, मैं एक फाइटर हूँ, कीरा ने ठंडी आवाज में कहा और अपना फॉर्म जमा कर दिया। एम्मा ने फॉर्म देखे और बोली, नियमानुसार आप दोनों को एक छोटा सा प्रैक्टिकल टेस्ट देना होगा। चलिए मेरे साथ। एम्मा दोनों को हॉल के पीछे बने एक बड़े से कमरे की तरफ ले गई। दरवाजे पर बड़े अक्षरों में लिखा था क्लिनिक। दरअसल एडवेंचरर गिल्ड के पास अपना खुद का एक छोटा सा क्लिनिक था, लेकिन यहाँ कोई जादूगर हीलर नहीं, बल्कि साधारण वैद्य डॉक्टर्स जड़ी बूटियों और पट्टियों से इलाज करते थे। इस वजह से खतरनाक बीस्ट्स के हमले में घायल हुए योद्धा यहाँ पूरी तरह ठीक नहीं हो पाते थे और उनमें से कई हमेशा के लिए अपाहिज हो जाते थे। कमरे का नज़ारा बेहद दर्दनाक था। 20 से ज़्यादा घायल योद्धा पट्टियों में लिपटे जमीन पर बिछे बिस्तरों पर पड़े थे। किसी का पैर कटा हुआ था तो किसी की रीढ़ की हड्डी टूटी थी। वैद्य अपना काम करके जा चुके थे, पर आधे से ज़्यादा लोग जिंदगी भर के लिए अपाहिज डिसेबल्ड होने का दर्द सह रहे थे। एम्मा ने आर्यन की तरफ देखा। सर आर्यन, नियम के मुताबिक आपको इनमें से कम एक या दो घायल योद्धाओं को पूरी तरह हील करके अपनी काबिलियत साबित करनी होगी। आर्यन ने कमरे का जायजा लिया। बेचारे हीलर्स गिल्ड की लालच की वजह से यहाँ सड़ रहे हैं। ठीक है, आर्यन आगे बढ़ा। उसने कोई एक या दो इंसान नहीं चुने। आर्यन ने क्लिनिक के बीचों बीच खड़े होकर अपने दोनों हाथ हवा में उठाए और मन ही मन अपनी गॉड लेवल स्किल एक्टिवेट की हीलिंग स्पेल ओशन ऑफ लाइफ। जूम। आर्यन के शरीर से सुनहरी और हरी रोशनी का एक विशाल बवंडर निकला और पूरे कमरे में पानी की लहरों की तरह फैल गया। अगले ही पल जादू का चमत्कार हुआ। जमीन पर पड़े 20 के 20 घायल योद्धाओं के शरीर चमकने लगे। टूटी हुई हड्डियां वापस जुड़ने की आवाजें आई। कड़ाक कड़ाक। कटे हुए पैर और हाथ पलक झपकते ही वापस उगने लगे। वर्षों पुराने काले घाव ऐसे गायब हो गए मानो कभी थे ही नहीं। महज 10 सेकंड के अंदर वे 20 अपाहिज और मरणासन योद्धा एकदम तंदुरुस्त होकर कूदकर खड़े हो गए। यह क्या हो गया? मेरा कटा हुआ पैर वापस आ गया, मेरा दर्द गायब हो गया, मैं चल सकता हूँ। पूरे क्लिनिक में खुशी का ऐसा तूफान आया कि लोग रोते हुए एक दूसरे को गले लगाने लगे और आर्यन के पैरों में गिरकर भगवान की तरह उसका शुक्रिया अदा करने लगे। दूसरी तरफ एम्मा दीवारों से टेक लगाए सन खड़ी थी। उसका दिमाग पूरी तरह से चकरा चुका था। यह असंभव है। एम्मा ने अपने दोनों हाथों से अपना मुंह ढक लिया। एक सामान्य से सामान्य हाई लेवल हीलर भी अगर दो लोगों का गंभीर इलाज कर दे तो उसका सारा माना मैजिक पावर खत्म हो जाता है और वह बेहोश हो जाता है। लेकिन इस बंदे ने एक झटके में 20 से ज़्यादा अपाहिज लोगों को हील कर दिया, और इसके चेहरे पर थकान का एक निशान तक नहीं है। यह इंसान कौन है भाई? आर्यन ने मुस्कुराते हुए अपने हाथ झाड़े और एम्मा की तरफ देखकर बोला, तो एम्मा, क्या मैं टेस्ट में पास हो गया? एम्मा का दिमाग पूरी तरह से सुन्न हो चुका था।
उसकी लोमड़ी जैसी मुलायम तेल मारे सदमे के एकदम सीधी खड़ी हो गई थी। उसने दोनों हाथों से अपना लाल पड़ता गाल पका और हकलाते हुए आर्यन को देखा। आर्यन सर, ये तो अकल्पनीय है। आपके पास तो सीधे ए रैंक हीलर की क्षमता है। हीलर्स गिल्ड के गिने चुने टॉप लोग ही इतने विशाल माना का इस्तेमाल कर पाते हैं। एम्मा की छाती खुशी और घबराहट से तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी। उसकी आंखें चमक उठी। हे भगवान, हीलर्स गिल्ड का एक गॉड लेवल हीलर अब हमारे एडवेंचरर्स गिल्ड का हिस्सा है। ये तो हमारे गिल्ड के इतिहास की सबसे बड़ी जीत है। उसने तुरंत अपने कपड़े ठीक किए और झुककर अत्यधिक आदर के साथ बोली, माफ़ कीजिएगा सर, मैंने आपको साधारण हीलर समझने की भूल की। अब हमें मिस कीरा का कॉम्बैट टेस्ट लेना होगा। कृपया मेरे साथ आइए। एम्मा दोनों को हॉल के पीछे बने एक विशाल ट्रेनिंग ग्राउंड में ले गई। वहां पत्थरों की भारी भरकम दीवारें थीं और जमीन पर ढेरों हथियार बिखरे पड़े थे। कमरे के बीचों बीच 7 फीट लंबा एक खूंखार बॉडी बिल्डर खड़ा था। उसकी त्वचा पर नीली धारियां थीं, सीना लोहे की चट्टान जैसा चौड़ा था और हाथों में एक विशाल गदा मेज थी। वह कोई आम इंसान नहीं, बल्कि राक्षस प्रजाति का एक शक्तिशाली योद्धा था। एम्मा ने कीरा की तरफ इशारा करते हुए परिचय दिया, कीरा जी, ये है हमारे गिल्ड के बी रैंक कॉम्बैट फाइटर ग्रिम। एम्मा ने टेस्ट के कड़े नियम समझाए। नियम यह है कि अगर आप इनके 2 अटैक झेल लेती हैं तो आपको डी रैंक मिलेगा, 4 अटैक झेलने पर सी रैंक, और अगर आप 8 अटैक तक टिक गईं तो आप सीधे इनके बराबर यानी बी रैंक फाइटर बन जाएंगी। और अगर आपने गलती से भी इन्हें हरा दिया तो आपको सीधे रैंक दिया जाएगा। ये सुनते ही वह बॉडी बिल्डर ग्रिम ठहाके मारकर हंसने लगा। हा। एम्मा, तुम इस नाजुक रेशमी बालों वाली एल्फ लड़की का टेस्ट मेरे साथ ले रही हो? इसके हाथ पैर तो मेरी गदा की हवा से ही टूट जाएंगे। ग्रिम ने अपनी 100 किलो की गदा हवा में घुमाई और कीरा का मजाक उड़ाते हुए अपनी छाती ठोककर चिल्लाया, आओ लड़की, अपना पहला वार करो, देखता हूं तुम्हारी नाजुक उंगलियों में कितना दम। झपाका। ग्रिम का वाक्य पूरा भी नहीं हुआ था। एक पल के लिए ट्रेनिंग रूम की हवा थम गई। कीरा अपनी जगह से गायब हुई। नहीं, वह बिजली की रफ्तार से भी तेज आगे बढ़ी। हवा में सिर्फ उसकी चांदी जैसी जुल्फों की एक चमक दिखाई दी। टच। कीरा ने बड़ी सादगी और नजाकत से अपनी एक सबसे छोटी उंगली लिटिल फिंगर से ग्रिम की विशाल छाती को बस हल्का सा छुआ। ढाम। कड़ाका। एक खौफनाक शॉकवेव पैदा हुई। 7 फीट का वह बॉडी बिल्डर विशालकाय दानव हवा में रॉकेट की तरह उड़ा और 50 फीट दूर पत्थरों की मोटी दीवार को तोड़ता हुआ उसके अंदर गहराई तक धंस गया। उसकी आंखें पथरा गईं, मुंह से सफ़ेद झाग निकल आया और वह वही बेहोश होकर लटक गया। कमरे में पत्थरों का धूल धुआं उड़ रहा था और कीरा बिल्कुल शालीनता से अपनी ड्रेस झाड़ते हुए आर्यन की तरफ देखकर प्यारी सी मुस्कान बिखेर रही थी, मानो उसने कुछ किया ही न हो। एम्मा का चेहरा ऐसा हो गया था जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। उसका मुंह इतना चौड़ा खुल गया कि उसमें पूरा सेब समा जाए। उसकी भूरी आंखें बाहर आने को थीं और उसके गाल मारे घबराहट के एकदम टमाटर जैसे लाल पड़ चुके थे। एम्मा की सांसें उखड़ रही थीं। वह हकलाते हुए कीरा को घूर रही थी। एक उंगली, सिर्फ एक उंगली से बी रैंक के बॉडी बिल्डर को दीवार में चुन दिया। ये लड़की कौन सी आफत है भाई? एम्मा ने अपने दोनों हाथों से सिर पकड़ लिया। एम्मा ने कांपती हुई आवाज में कहा, मिस कीरा, आपकी ताकत तो ए रैंक से भी कई गुना ज्यादा है। हे भगवान, माफ कीजिएगा, अभी हमारे गिल्ड के एस रैंक फाइटर्स शहर के बाहर किसी बड़े मिशन पर गए हैं, इसलिए मैं अभी के लिए आपको सीधे एस रैंक बैज दे रही हूँ। जब वे लौट आएंगे तब देखना पड़ेगा कि आपकी असली फाइटिंग पावर एसएस रैंक है या फिर पौराणिक एसएसएस रैंक। कीरा ने अपने हाथ हवा में लहराए और बेपरवाही से कहा, अरे नहीं, मुझे एसएस या एसएसएस की कोई नौटंकी नहीं चाहिए। मेरे लिए यह एस रैंक ही ठीक है। मुझे वैसे भी सिर्फ अपने स्वामी के साथ रहना है। एम्मा ने गहरी सांस ली, अपनी छाती पर हाथ रखकर खुद को संभाला। उसके दिल की धड़कनें अभी भी 200 की स्पीड से भाग रही थीं। मैं अभी बाहर जाकर मुख्य हॉल में आप दोनों का ऐलान करती हूँ। एम्मा घबराते और कांपते कदमों से दौड़ती हुई बाहर मुख्य हॉल की ओर भागी। कुछ ही सेकंड में पूरे गिल्ड हॉल में एम्मा की गूंजती हुई आवाज़ सुनाई दी, ध्यान दें सभी एडवेंचरर्स, आज हमारे एडवेंचरर्स गिल्ड के इतिहास का सबसे ऐतिहासिक दिन है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं 2 नए महान योद्धा, ए रैंक हीलर आर्यन और एस रैंक फाइटर कीरा। पूरा एडवेंचरर गिल्ड हॉल एक सेकंड के लिए सन रह गया और फिर ऐसा धमाका हुआ कि पूरा बाजार हिल उठा।